वेलकम टू द 19 बैच ऑफ पोल्ट्री ट्रेनिंग। ये 19वां बैच है हमारी पोल्ट्री ट्रेनिंग का। और इसमें हम जितने भी लोग जमा हैं, जूम मीटिंग का जैसा आपको पहले बताया गया था कि हम जूम मीटिंग करेंगे। पहली मीटिंग जो होगी वो जूम मीटिंग होगी। ये एक इंट्रोडक्टरी सेशन है। इंट्रोडक्टरी का मतलब है इसमें कुछ मोटी मोटी बातें मैं बताऊंगा, उसके बाद प्रॉपर ट्रेनिंग होगी जो कि महसूस जी लेंगे। और मैं भी साथ साथ उससे ज्वाइन करूंगा, एसोसिएट रहूंगा। मेरी आवाज़ आप सबको आ रही है? और जिन्हें नहीं आ रही होगी आवाज़ तो वो दोबारा इससे लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लें। तो हमारी जो बात है वो इससे शुरू होती है कि जो कंट्रीब्यूशन है बैकयार्ड पोल्ट्री का, क्योंकि देसी पोल्ट्री फार्मिंग की ये ट्रेनिंग है जिसमें कमर्शियल लेयर के लोग भी जुड़े हुए हैं, ब्रॉयलर पालने वाले भी जुड़े हुए हैं, मिक्स फार्मिंग जो करते हैं वो भी जुड़े हुए हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अभी तक कुछ नहीं कर रहे हैं। ट्रेनिंग के बाद वो अपना सेशन मतलब या प्रोग्राम फार्मिंग का शुरू करेंगे। हम जैसा कि जानते हैं कि जो देसी पोल्ट्री है या बैकयार्ड पोल्ट्री है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। बैकयार्ड पोल्ट्री में कई सारे मतलब सेक्टर आते हैं। सेक्टर का मतलब जैसे एफएफजी है, देसी मुर्गी पालन है, ग्वारन है या गावरन जिसे कहते हैं, एफएफजी है। और इसी तरीके के कई सारे कोर्स वो देखने को मिलते हैं हमें। तो इसका जो टोटल कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 30% है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक तरीके से आंकड़े हैं। और इंडिया में लगभग 85 करोड़ के करीब पोल्ट्री पाली जाती है। 5 लाख फार्मर डायरेक्टली पोल्ट्री फार्मिंग से जुड़े हुए हैं। और मीट कंजम्पशन जिस तरीके से बढ़ रहा है, मीट कंजम्पशन या एग कंजम्पशन, ये सब चीज़ें जिस तरीके से बढ़ रही हैं, तो पोल्ट्री दिन दूनी रात चौगनी तरक्की लगातार कर रही है। अब क्योंकि पोल्ट्री बढ़ रही है तो पोल्ट्री से रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो भी बढ़ रही हैं। समस्याओं का मतलब है बीमारियां पहले से ज़्यादा खतरनाक हो चुकी हैं, पहले से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली हो चुकी हैं। जो दवाइयां पहले इस्तेमाल की जाती थी वो दवाइयां अब काम नहीं करती हैं। ऐसे कंडीशंस में किस तरीके से हम अपनी पोल्ट्री को बचाएं, किस तरीके से प्रॉफिट्स को बरकरार रखें, कौन से वो घटक होते हैं, कौन से वो फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से नुकसान होता है। तो वो सब फैक्टर्स को जानेंगे जिन फैक्टर्स की वजह से हमें ये लगता है कि हमारी पोल्ट्री में नुकसान हो सकता है। तो जैसा कि पहले देखा गया है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और फूड सिक्योरिटी के लिए काफ़ी महत्व होता है हमारी पोल्ट्री का। और उस महत्व को हम किस तरीके से समझ सकते हैं कि एक तो मीट का प्रोडक्शन हो रहा है और मीट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, और उस मीट की डिमांड ज़्यादा होने की वजह से ही हमें मतलब वो हमारा मार्केट में सेल होता है और वो बिकता है। जो मेरा एक्सपीरियंस है पिछले मतलब 10 सालों का या 12 सालों का, जब से मैं पोल्ट्री में हूँ, उसमें मैंने ये देखा है कि जितने भी सेक्टर हैं लाइव स्टॉक से जुड़े हुए, जैसे डेयरी फार्मिंग है, डेयरी फार्मिंग पूरे साल चलता है। तो जब पूरे साल वो चलता है तो दूध बिकता रहता है। लोग उसमें मतलब गाय खरीद के लाते हैं, दूध बेचते रहते हैं। इसी तरीके से भैंसें बिकती हैं, मीट के लिए भैंसें बिकती हैं, बकरे बिकते हैं, बकरी फार्मिंग होती है। लेकिन उन सब में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, जिसमें सबसे ज़्यादा कमाई हो सकती है, आप किसी स्टेज तक भी पहुंच सकते हैं, वो पोल्ट्री फार्मिंग है। और वो पोल्ट्री फार्मिंग ऐसी है कि आ, मतलब आपने आज मुर्गियां पाली, मान लीजिए आप ब्रॉयलर फार्मिंग करते हैं, 35 दिन बाद 40 दिन बाद आप उसे बेच देंगे, और आपने जितना पैसा लगाया होगा कम से कम उतना पैसा तो आपको मिल ही जाता है या रिटर्न में आ ही जाता है। उसके साथ साथ जो एक तरीके से आ, IMN Pyrophos, पोल्ट्री हेल्थ सप्लीमेंट्स की एक शानदार रेंज
पेश करता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि आपके पक्षी हमेशा स्वस्थ और उत्पादक रहे। हमारे खास हर्बल फॉर्मुलेशन को बेहतरीन और तेज परिणामों के लिए तैयार किया गया है। हमारे पास रेस्पिरेटरी संबंधी साउंड प्रॉब्लम जैसी चुनौतियों का समाधान करने के लिए है रेस्पोज, जिसमें पेपरमिंट ऑयल, मुलेठी और अदरक का मिश्रण शामिल है, जिसमें बलगम को काटने वाले न्यूकोलिटिक कंपाउंड होते हैं। पोल्ट्री में लूज ड्रॉपिंग्स, जो अक्सर कई कारणों से होती हैं, उसको सेप्टिमा के प्रभावी कॉम्बिनेशन से नियंत्रित किया जा सकता है, जो आंतों के सेप्टिक संक्रमण से निपटता है, और रेमिप्रो, जो क्षतिग्रस्त आंत की मरम्मत करता है और स्वस्थ माइक्रोफ्लोरा को फिर से स्थापित करता है। पोल्ट्री में अक्सर तनाव होता है, जिससे शारीरिक कमजोरी और उत्पादकता में कमी आ सकती है। इसके लिए विटाडेनेट एक त्वरित पुनरुद्धार समाधान देता है। छोटे पक्षियों में ई कोलाई से होने वाली मोर्टेलिटी के मामलों के साथ साथ सीआरडी और संक्रामक कोराइजा जैसी श्वसन संबंधी बीमारियों में अल्कायु बेहद प्रभावी साबित होता है। पोल्ट्री किसानों को अक्सर कम फीड सेवन, खराब ग्रोथ और पोषण संबंधी लंगड़ापन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए पायरोकैल्बी और ग्रोटेक को प्रिस्क्राइब किया जाता है, जो अत्यंत प्रभावशाली तरीके से काम करते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करने वाले वायरल संक्रमण वाकई चुनौतीपूर्ण होते हैं और अक्सर इनसे मृत्यु दर भी बढ़ जाती है। इन वायरल समस्याओं से होने वाले आर्थिक नुकसान को वायरोकॉन और नेक्साम्यून के जरिए अच्छे से संभाला जा सकता है। इसके अलावा टॉक्सिसिटी किसानों के लिए एक बड़ा खतरा बन जाती है, जो धीरे धीरे इम्यूनिटी और लीवर स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाकर या तीव्र विषाक्तता पैदा करके मुनाफे को कम कर देती है। ऐसे में मजबूत एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम और लिवर को सहारा देने वाले सप्लीमेंट जैसे सिलीमैरिन, सोर्बिटोल और लिकोरिस बेहद कारगर रहते हैं, और ये सभी आपके पक्षियों की सुरक्षा के लिए हेपासोल डीएस द्वारा उच्च मात्रा में उपलब्ध कराए जाते हैं। मौसमी चुनौतियों के लिए एसिटॉक्स Q10 खास तौर पर सर्दियों में एसाइटिस की समस्या को कम करने के लिए बनाया गया है, जबकि कूलेंट गर्मियों में हीट स्ट्रोक को संभालने में मदद करता है। हमारा अनोखा उत्पाद इजी ब्रूड चूजों को ब्रूडिंग के दौरान डिहाइड्रेशन कम करके स्फूर्ति देता है, जिससे उन्हें परिवहन से जुड़े तनाव का सामना करने की ताकत मिलती है। आप हमारी वेबसाइट से मेडिसिन शेड्यूल भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसके साथ साथ हमारी मेडिसिन की खूबियों और उन्हें इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में भी जान सकते हैं। दवाइयों की कीमत और होम डिलीवरी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.imnpyrophos.in पर जाएं, जहां से आप सीधे ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो बेझिझक हमें 9871584101 पर व्हाट्सएप करें। आपको खुशहाल फार्मिंग की शुभकामनाएं। उसमें प्रॉफिट होते हैं वो अलग से रहते हैं। इसी वजह से जो पोल्ट्री को रखा जाता है, पोल्ट्री को जो रखा जाता है उसे सेफ और प्रोडक्टिव रखना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, कि उसमें बीमारियां ना आए और बीमारियों के साथ साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम भी ना हो जो हमें माली तौर पे या इकोनॉमिक तौर पे नुकसान पहुंचाए। तो पोल्ट्री हैज़ इट्स बायोलॉजिकल नीड्स, तो हमें यह समझना ज़रूरी है कि उसकी कुछ बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं। बायोलॉजिकल नीड्स का मतलब ये है, बायोलॉजिकल नीड्स का मतलब ये होता है कि वो बीमार भी पड़ेगी हमारी मुर्गी, उसके लिए कुछ उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ों की भी ज़रूरत होगी, जैसे फीड की ज़रूरत होगी, उसके लिए दवाइयों की ज़रूरत होगी। तो वो किसी मशीन की तरह नहीं है, उसे तो आपको अपने फार्म में रखना है और उसे वो सब चीज़ें प्रोवाइड करनी है उसकी ज़िंदगी के लिए जो ज़रूरी है। उसे बीमारियों से भी बचाना है, उसकी कंफर्ट का भी ध्यान रखना है, उसके लिए साफ़ सफाई भी रखनी है। तो हर चीज़ की हमें अपनी पोल्ट्री के लिए ज़रूरत होती है। इस ट्रेनिंग में हम वही सब चीज़ें प्रैक्टिकल तौर पे देखेंगे। बुकिश नॉलेज बहुत हो सकती है। मैंने लगभग 8 साल पढ़ाई की वेटनरी की, और जिसमें 3 साल के लगभग हमने डायरेक्ट पोल्ट्री को पढ़ा कि पोल्ट्री किस तरीके से की जाती है। लेकिन जब मैं 3 साल पढ़ने के बाद फील्ड में आया तो मैं लिटरली कुछ नहीं कर सकता था, ना मैं कुछ जानता था ना मैं कुछ कर सकता था। कि अगर कोई मुझसे कह देता कि आप एक फार्म कर लो, फार्मिंग कर लो, तो मैं वो फार्म नहीं शुरू कर सकता था, मतलब इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था। तो कहने का मतलब है कि जो थ्योरेटिकल नॉलेज होती है वो प्रैक्टिकल नॉलेज और थ्योरेटिकल नॉलेज का एक समागम होता है, एक उसका एसोसिएशन होता है, एक उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है। जब उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है तभी प्रॉफिट्स और वो सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो एक्सपीरियंस का नॉलेज में जुड़ा होना बहुत ज़रूरी है कोई भी फायदा हासिल करने के लिए। तो ट्रेनिंग का जो पूरा डायरेक्शन होगा
वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन होगा उन चीजों का। मान लीजिए आपको टेम्परेचर के बारे में बताया जाएगा कि भाई टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो वो टेम्परेचर मेंटेन करना क्यों जरूरी है, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। कि जैसे हमारा ब्रॉयलर बर्ड है। ब्रॉयलर बर्ड 1 किलो का हो जब हो जाता है तो वो लगभग 80 ग्राम फीड या 100 ग्राम फीड के करीब खाता है एक दिन में। 100 ग्राम फीड में लगभग 300 किलो एनर्जी होती है। वो एनर्जी उसकी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए जरूरी होती है, और साथ साथ उसकी बॉडी में जो ग्रोथ हो रही है, जिससे वो वजन बढ़ रहा है, प्रोटीन बढ़ रहा है, उसके लिए भी जरूरी होती है। अब मान लीजिए वो एनर्जी, मेंटेनेंस का क्या मतलब है, वो सांस ले रहा है, उसकी सेल्स काम कर रही हैं, उसकी कोशिकाएं काम कर रही हैं, हार्ट काम कर रहा है, किडनी काम कर रही है, ब्रेन काम कर रहा है, खून बह रहा है उसकी रगों में। तो सबके लिए उसे एक तरीके से एनर्जी चाहिए, है ना। और वो अपने शरीर को गर्म रख रहा है, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर जो मुर्गी का होता है वो लगभग 42 डिग्री होता है। ये कहिए कि 105 डिग्री फ़ारेनहाइट मुर्गी का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। हमारा कितना होता है, 98.4 डिग्री। तो कितना ज्यादा फर्क उसमें होता है, तो उसे बॉडी को गर्म करने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ब्रॉयलर को। तो अगर हम उसे ठंड में रखते हैं, तो उसे जब ठंड में रखेंगे तो उसकी बॉडी से हीट ज्यादा डिसिपेट होगी, ज्यादा वेस्ट होगी। उसे गर्म रख अपने आप को गर्म रहने के लिए ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो मान लीजिए अगर वो पहले 200, अगर उसे 25 डिग्री में हमने रखा था, उसे 225 किलो कैलोरी एनर्जी की जरूरत थी अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए, और आपने उसे ठंड में रख दिया, 10 डिग्री तापमान में रख दिया, तो अब वो 225 किलो कैलोरी एनर्जी से ज्यादा कंज्यूम करेगा अपने आप को गर्म रखने के लिए। तो ऐसे में जो डाइवर्जन होगा एनर्जी का, फीड का जो डाइवर्जन होगा, वो बॉडी को गर्म रखने में चला जाएगा, और उसका एफसीआर ऊपर चला जाएगा, ग्रोथ की तरफ नहीं डाइवर्ट होगी एनर्जी। एनर्जी कहाँ डाइवर्ट होगी, एनर्जी डाइवर्ट होगी उसकी उसकी बॉडी को गर्म रखने के लिए। अब मान लीजिए आप बुखारी लगा दें, हीटर लगा दें, एनवायरमेंट कंट्रोल शेड बना लें, जहाँ पर टेम्परेचर को मेंटेन करके रखें, तो वहाँ एफसीआर अच्छा आएगा आपको। तो ये बहुत मतलब बारीक बात है देखने में। मतलब जब तक आपको प्रैक्टिकल इसका टच नहीं होगा, एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो आप उस थियोरेटिकल नॉलेज को कि ब्रॉयलर को कितनी एनर्जी लग रही है और वो कितनी डाइवर्ट कर रहा है मेंटेनेंस के लिए, कितनी प्रोडक्शन के लिए, वो चीज़ें आप समझ नहीं पाएंगे। तो कोशिश यही रहेगी ट्रेनिंग में कि आपको इन तथ्यों से, इन चीज़ों से अवगत कराया जाए, ताकि आप अपने यहाँ नुकसान का सामना ना करें। मैं जैसा आपको बताया कि मैंने लगभग 7-8 साल वेटनरी की पढ़ाई की, और सब करते हैं, सिर्फ मैं ही नहीं, जो भी इस फील्ड में आता है वो इतनी पढ़ाई करता ही है। लेकिन इतना टाइम ना तो आप दे सकते हैं, आपको 15 दिन मिले हैं ट्रेनिंग के, और हम भी आपको 15 दिन ही दे रहे हैं। तो हम कोशिश ये करेंगे कि जो हमने इस दौरान सीखा है, जो बेस्ट चीज़ है, बेस्ट नॉलेज है, जो आपके प्रैक्टिकल उसमें काम आएगी, वो आप तक हम पहुंचाएं। तो शुरुआत होती है प्रोडक्शन, हेल्थ और बिहेवियर से। इसका मतलब क्या है इस पॉइंट का, देखिए, जो प्रोडक्शन है, मीट प्रोडक्शन हो रहा है, एग प्रोडक्शन हो रहा है ना, यही तो दो चीजें हैं ना पोल्ट्री फार्मिंग में। उसके साथ साथ जब वो प्रोडक्शन हो रहा है, उस चीज को, मीट को हम बेच रहे हैं, मीट को सेल कर रहे हैं, और साथ साथ हम एग्स को सेल कर रहे हैं, हमारी इनकम हो रही है, प्रॉफिट हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन ये प्रोडक्शन तब होगा जब उसकी हेल्थ को हम मेंटेन कर पाएंगे, बर्ड हमारा हेल्दी स्टेट में रहेगा, उसकी इम्यूनिटी ठीक होगी, उसका वेट ठीक होगा, उसकी ग्रोथ ठीक होगी। और अगर हेल्थ बिगड़ती है तो वो उसके बिहेवियर में हमें नजर आएगी। मान लीजिए वो सुस्त हो गया है, आंखें बंद करके कोने में बैठा है, उसके पंख फूल गए हैं, ये सब चीजें आपको दिखेंगी। तो प्रोडक्शन के साथ हेल्थ जुड़ी रहती है, और हेल्थ के साथ बिहेवियर जुड़ा रहता है। अगर हेल्थ डिटोरिएट होगी तो बिहेवियर भी उस पक्षी का डाउन होगा।
तो ये तीनों चीजें इंटरलिंक्ड रहती हैं। समझे आप लोग? तो इंटरलिंक रहने का मतलब ये है कि हमारे पास तीन पॉइंट है, एक प्रोडक्शन है, एक बिहेवियर है, और एक हेल्थ है। प्रोडक्शन, हम प्रोडक्शन के लिए अपनी बर्ड को पाल रहे हैं। हेल्थ उसकी ठीक रखना हमारी जिम्मेदारी है। और अगर ये चीज गड़बड़ होती है तो ये उसके बिहेवियर से हम पता लगाने की कोशिश करते हैं। अगर एक भी चीज इफेक्ट होती है तो वो दूसरे को भी इफेक्ट करती है। प्रोडक्शन जो है वो सेंट्रल ऑब्जेक्टिव होता है हमारा फार्मर का। और प्रोडक्शन इज क्लोजली रिलेटेड टू द हेल्थ एंड बिहेवियर, यही बात मैंने यहाँ पर आपको बताई है। तो जो डिस्ट्रेस फ्लॉक्स होते हैं, जिनके अंदर किसी तरीके की स्ट्रेस होती है, मान लीजिए अ, उसे फीड नहीं दिया है। एक बहुत छोटा सा पॉइंट बताता हूँ। आपका जो फार्म है, आपने फार्म बनाया और सड़क के पास बना लिया। सड़क पे हर वक्त ट्रक जा रहे हैं, ट्रॉले जा रहे हैं, और बाइक्स जा रही हैं, शोर एक मचा हुआ है, और साइड में आपका फ्लॉक है। तो वो जो फ्लॉक है वो हर वक्त डिस्टर्ब रहेगा, वो हर वक्त डिस्टर्ब रहता है। तो वो जो डिस्ट्रेस में होता है, वो डरा हुआ फ्लॉक होता है, उसके अंदर कुछ हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। एड्रेनलिन, कोर्टिसोल, जो स्ट्रेस हॉर्मोन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं उस फ्लॉक के अंदर। और उससे वेस्ट होती है एनर्जी। ठीक है? तो ये चीज एनर्जी को वेस्ट की जाती है, क्योंकि बर्ड उसमें डिस्ट्रेस में खाता कम है। अपनी मेंटेनेंस के लिए अपनी बॉडी का वेट को मोबिलाइज करने लगेगा, वेट डाउन होगा, एग प्रोडक्शन डाउन होगा। तो ये चीजें होने लगती हैं। डिस्ट्रेस जो फ्लॉक्स होते हैं उसमें एनर्जी वेस्ट होती है। एनर्जी के ऊपर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, अपने चैनल पर शेयर करूंगा। मेरा चैनल है अली वेटनरी विजडम नाम से। और कोशिश करूंगा कि आने वाले टाइम में पोल्ट्री न्यूट्रिशन के जो बेसिक्स होते हैं उनके बारे में कुछ प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाऊं। तो हम स्ट्रेस बर्ड्स को अ, हमें बर्ड्स को स्ट्रेस में नहीं रखना है। जो स्ट्रेस बर्ड्स होती हैं, जिनके अंदर कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है किसी भी टाइप के स्ट्रेस की वजह से, उनमें डिजीज आउटब्रेक की संभावना बढ़ जाती है। बर्ड बीमार रहते हैं और कम अंडे देते हैं, या कम उत्पादन उनके अंदर से होता है। अगर मीट के लिए पाले गए हैं तो मीट का प्रोडक्शन कम होगा, अंडों के लिए पाले गए हैं तो अंडों का प्रोडक्शन कम होगा। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपकी बर्ड बीमार है? इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि हम उसका बिहेवियर चेक करते हैं कि उसका बिहेवियर कैसा है। अगर वो सही बिहेव कर रहा है हमारा बर्ड, तो हमें पता रहेगा कि हमें हमारा जो प्रोडक्शन तैयार हो रहा है, उत्पादन तैयार हो रहा है, वो कब तक तैयार हो जाएगा। जैसे ब्रॉयलर है हमारे पास, ब्रॉयलर का जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि ये सिंपल इजी टू हैंडल होता है। अदरवाइज आप जो भी पालते हैं, एफएफजी पालते हैं, सोनाली पालते हैं, सब में यही चीजें लागू होती हैं। तो अगर वो सही बिहेव कर रहा है, फीडिंग ठीक है उसकी, और मान लीजिए उसका वाटर इनटेक ठीक है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है फार्म के अंदर, और हमें उसका बिहेवियर सही लगता है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये 33 दिन या 35 दिन में 2 किलो का बर्ड हो जाएगा। लेकिन अगर वो बीमार है, कोनों में दुबका हुआ बैठा है, गीला है, पानी गिर रहा है आसपास, मान लीजिए ड्रिंकर के आसपास, और जिससे वो बीमार हो गया, अमोनिया बन रही है, तो हमें फिर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें प्रोडक्शन हमारा मतलब इन्फ्लुएंस होता है, इम्पैक्ट प्रोडक्शन के ऊपर पड़ता है। तो उससे हेल्थ डिटोरिएट होती है, और बिहेवियर भी एनिमल का या बर्ड का अलग हो जाता है, जिसे हमें देख के पता चलता है। मान लीजिए उसकी आंखों से पानी आने लगेगा, बर्ड वीक लगेगा हमें। एक केस था अभी पिछले दिनों, जब ठंड शुरू हो रही थी, फ्लॉक बिल्कुल सही चल रहा था। नवंबर के एंड की बात है, जब ठंड आ गई थी, रात के टाइम काफी ठंड हो रही थी, तो पर्दे डाल दिए जाते हैं, पर्दों को डाला हुआ था। तो 23वें 24वें दिन के बाद अचानक से बर्ड ने वेट गेन करना कम कर दिया। कोई मोर्टलिटी नहीं थी, कुछ नहीं था, बर्ड का फीड इनटेक भी ठीक ठाक था। तो ये, तो फार्मर ने ऑब्जर्व किया, देखा कि बर्ड एक जगह बैठा है, सुस्त हो रहा है, फीड इनटेक थोड़ा सा इसका कम हो गया है, तो उसने ऑब्जर्व करके देखा। तो जब उसकी
छाती को देखा ब्रॉयलर की, तो वो थोड़ी सी श्रिंक हो गई थी, टूट गया था, मतलब प्रोडक्शन टूट गया था एक तरीके से। तो 2-3 दिन में ही कॉक्सिडियोसिस हमें बीट के अंदर दिखने लगा। उसी टाइम हमने कॉक्सिडियोसिस का इलाज किया, फीड को बदला, लिटर को चेंज किया, अमोनिया बाइंडिंग एजेंट्स डाले लिटर के अंदर, और उसे हमने कंट्रोल कर लिया। अब अगर हम बिहेवियर को ना पहचान पाते, या वो फार्मर, क्योंकि वो फार्मर बहुत पुराना है, लगभग 12 साल 15 साल से पोल्ट्री कर रहा है, तो ये चीज़ उन्होंने अपनी स्ट्रांग बना ली। ऑब्जर्वेशन वाली चीज़ें जो होती हैं, ऑब्जर्व करना बर्ड को बहुत ज़रूरी होता है। तो हमें नॉर्मल का भी पता होना चाहिए। तो ऐसी बर्ड में उनका रेजिस्टेंस लो हो जाता है, वो ठीक से बीमारियों का मुकाबला नहीं कर पाती हैं वो बर्ड्स, और बीमार पड़ी रहती हैं। बनिस्बत हैवियर जो भारी मुर्गियां होती हैं, वो कम बीमार पड़ती हैं, है ना। और वही ग्रुप को डोमिनेट भी करती हैं। आप देखते होंगे अपने यहाँ, अगर आप जाएं फ्लॉक के अंदर, अपने फार्म के अंदर, तो जो भारी एनिमल, भारी बर्ड होंगे, अगर मैं एनिमल्स कहूँ तो उसका मतलब बर्ड ही है यहाँ पर, बार बार मुंह से निकलता है, निकलेगा। तो जो भारी बर्ड्स होंगे, वो फीडर के आसपास, ट्रिंकर के आसपास आपको दिखेंगे। वो भले ही नहीं खा रहे होंगे, लेकिन उनका एक सोशल डोमिनेंस, एक सामाजिक रूप से वो थोड़े ताकतवर होंगे। और जो हल्की बर्ड्स होती हैं, उन्हें वो वहां पर आने नहीं देते। अगर आप क्लोजली बारीकी से इसे ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको ये चीज अपने फ्लॉक में नजर आएगी। तो आपको चिकन के अपने बिहेवियर को समझना, उसकी सर्टेन बिहेवियरल नीड्स को समझना ऐसे में जरूरी हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये जो मैं बात आपको बता रहा हूँ, ये आपने ना कहीं सुनी होगी ना देखी होगी, कि उसका बिहेवियर को जानना हमारे लिए कितना जरूरी होता है। जब भी कोई प्रॉब्लम आने वाली होती है, तो प्रॉब्लम आने से पहले हमें कुछ संकेत मिल जाते हैं, और उन संकेतों की वजह से, उन साइंस की वजह से, उन सिम्टम्स की वजह से हम कुछ ऐसे स्टेप्स ले पाते हैं जिससे हम अपना नुकसान रोक सकें। ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ चीजें दिख रही हैं। ये ब्रॉयलर है, इसके आगे लिखा है स्प्रिंटर। जो तेज भागने वाले होते हैं, जो 100 मीटर रिले भागते हैं, 200 मीटर भागते हैं, 400 मीटर भागते हैं, वो बहुत तेजी से भागते हैं। जो रेस होती है, आपने देखा होगा ओलंपिक्स वगैरह में, कॉमनवेल्थ में, तो वो कुछ ऐसी रेस होती हैं जिसमें तेजी से भागना होता है। 20 सेकंड 25 सेकंड के अंदर वो रेस खत्म हो जाती है। तो ब्रॉयलर उसी कैटेगरी में आते हैं। ये बहुत तेज इनकी ग्रोथ होती है, बहुत तेजी से ये भागते हैं। 2.5 किलो का वजन हो जाता है 42 दिनों में आराम से। 2 किलो का वजन हो जाता है 33-34 दिन में। 32 दिन में भी हो जाता है, लेकिन 33-34 दिन में 2 किलो का वेट ये बर्ड गेन कर लेते हैं। तो इनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ये बिल्कुल ही अलग होती हैं। इसी के साथ साथ कुछ स्लो स्लो ग्रोइंग ब्रॉयलर्स भी होते हैं, जैसे हमारा FFG है। वो 40 दिन के अंदर, मान लीजिए, 1-1.25 किलो का हो जाता है। अगर 2.5 किलो का नहीं भी हो रहा है, तो 40 दिन के अंदर 1-1.25 किलो तक का वो हो जाता है। और 60 दिन आने तक वो 2 किलो के ये क्रॉयलर्स व्रॉयलर्स हो जाते हैं। तो ये जो बर्ड कहलाते हैं, चाहे ये ब्रॉयलर्स हों, हमारे कमर्शियल ब्रॉयलर्स हों, या स्लो ग्रोइंग ब्रॉयलर्स हों, जिन्हें FFG या क्रॉयलर्स भी कहा जाता है, इनकी जो नीड्स होती हैं, ये थोड़ी सी ज्यादा होती हैं। क्योंकि ये इन्हें स्प्रिंटर कहा जाता है, बहुत तेजी से भागते हैं। अब जो बहुत तेजी से भागता है, उसे बहुत ज्यादा स्टेमिना की जरूरत नहीं होती है, उसे क्विकनेस की जरूरत होती है, उसकी सेल्स को जरूरत होती है इस चीज की, कि न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल रहें, जल्दी से वो अपना टारगेट को अचीव करे, और उसके बाद फिर उसकी साइकिल, या उसकी जो भी हमें उससे वो लेना है प्रोडक्शन, उसे ले लें, और फिर हम नई साइकिल को शुरू करें। तो ये तो ब्रॉयलर की बात हो गई। इसके बाद आती है लेइंग हैन, जो केज के अंदर पाली जाती है। उसे स्टेयर कहते हैं, या ये कहते हैं, ये कहिए कि ये मैराथन दौड़ने वाली एक मुर्गी है। ये इसे लगभग 17 से 18 महीने या 20 महीने तक हम अपने साथ रखते हैं। ये लगभग 300 अंडे एक साल में देती है। तो
ये बर्ड तब काम करेगी जब इसमें भरपूर स्टेमिना होगा। सही है। जब स्टेमिना अगर नहीं है तो मैराथन नहीं दौड़ सकते। मैराथन में क्या होता है कि दौड़ते हैं ना, 20-20 किलोमीटर दौड़ते हैं, लेकिन वो तेजी से नहीं दौड़ते हैं। उन्हें तेजी से नहीं दौड़ना होता है, तो उनकी रिक्वायरमेंट, इनकी रिक्वायरमेंट अलग है। इनमें वैक्सीनेशन भी अलग होगा, इसका इसका जो न्यूट्रिशन है शुरू का वो भी अलग होगा। इसमें कैल्शियम फास्फोरस भी अलग उससे दिया जाएगा। विटामिन्स की रिक्वायरमेंट अलग होगी। इसमें वो चीज़ें अलग रहती हैं। ऑर्गन का डेवलपमेंट भी इनमें अलग होता है। तीसरा जो आता है, जो आपके मतलब की चीज़ है, लेयर इन अल्टरनेटिव सिस्टम्स। अल्टरनेटिव सिस्टम का क्या मतलब है? अगर आप उसे केज के अंदर नहीं रख रहे हैं, तो बाकी जो उसे डीप लिटर में रखते हैं या किसी प्लेटफॉर्म पे रखते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा अल्टरनेटिव सिस्टम। ये स्टीपल चेजर होते हैं। स्टीप चेज का क्या मतलब होता है? इन्हें बाधाएं आती हैं इनके उसमें। लेयर में तो क्या है कि वहां कोई बाधा नहीं आएगी, कोई इन्फेक्शन इतना वहां पे नहीं आता, कोक्सीडियोसिस की प्रॉब्लम नहीं आती है। सिंपल आपने फीडर में फीड डालना है और अंडे उठाने हैं। लेयर का तो ये मतलब है। लेकिन लेयर को, या लेयर जैसी जो और बर्ड्स हैं, सोनाली है, देसी बर्ड्स है, या इनके ब्रीडर्स हैं, इन्हें अगर आप डीप लीटर में पालने लगते हैं तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। वो क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका समाधान क्या होगा, ये हम आगे उसमें देखेंगे। मतलब जो ट्रेनिंग हमारी चलेगी उसमें ये सारी चीजें देखी जाएंगी। जस्ट यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम हमारी। अब जो बात आती है एक अहम, बिहेवियर से रिलेटेड, जो हम बिहेवियर की अभी बात कर रहे थे कि हमें अपनी बर्ड के बिहेवियर को समझना पड़ेगा कि वो कैसा प्रतीत कर रहा है। वो हमें बीमारी आने से पहले, प्रॉब्लम आने से पहले उन चीज़ों को समझना होगा, उन चीज़ों को जानना होगा जो नुकसान की तरफ हमें मतलब हमारे फार्म को, हमारे बिजनेस को अग्रसर करती हैं, उसे बढ़ाती हैं नुकसान की तरफ। तो हमें वो कंडीशंस नहीं आने देनी है। इसके लिए हमें अपने सेंसेस का इस्तेमाल करना होता है। सेंसेस क्या है? हमारी जो इंद्रियां होती हैं, उनका इस्तेमाल हमें इसके लिए करना होता है। हमारे कान, सुनने की क्षमता, हमारी सूंघने की क्षमता, स्मेल पावर, हमारी देखने की क्षमता, और हमारी छूने की क्षमता। टेस्ट करने की क्षमता नहीं होती है। मतलब अगर हम देखें उसे, तो हम टेस्ट को नहीं कह सकते, क्योंकि कोई चीज हम वो करके नहीं देखेंगे। लेकिन अगर टेस्ट की बात करें, तो हम अपने पोल्ट्री फार्म का पानी, जो ड्रिंकर में पानी आ रहा है, उसे टेस्ट करके हमें अक्सर देखना होता है। ठीक है। तो जो भी सेंसेस हैं हमारी, उन सेंसेस को हम अपने बर्ड के बिहेवियर के, अपने फार्म के मैनेजमेंट को जानने के लिए हम कोशिश करते हैं कि हम उन चीज़ों के बारे में जानें। कैसे? मान लीजिए आप अपने फार्म के अंदर जाते हैं, और जाने से पहले दूर हैं अभी फार्म से, ना आपने उसे देखा है ना अंदर गए हैं, तो आप उसमें से आने वाली आवाज़ों को सुनेंगे। ठीक है। आवाज़ों को सुनेंगे और उससे अंदाज़ा लगाएंगे कि कहीं आपकी बर्ड अलग से साउंड तो नहीं कर रही है। तो ये आपको कब पता चलेगा? ये आपको तब पता चलेगा जब आपको नॉर्मल का पता होगा कि नॉर्मल क्या होता है। तभी तो आप अंदाजा लगा पाएंगे कि बर्ड स्ट्रेस में है या बर्ड ठीक है, या कोई बीमारी में तो नहीं है, आवाज कम तो नहीं है, डेली ज्यादा आवाज आती है आज कम आ रही है, डेली इस कोने में से आती है आवाज आज उस कोने में से आ रही है ना। तो जो भी ये चीज है, इस सेंस को, जो आपको कान दिए हैं कुदरत ने, उन कानों का इस्तेमाल करके आप पहला कदम उसको भी, उसके बिहेवियर को जानने के लिए उठा सकते हैं। देखिए, आपका फार्म आपका अपना है। आप मुझे मैसेज करेंगे कि सर, या ग्रुप में मैसेज डालेंगे। कब डालता है इंसान ग्रुप में मैसेज? जब वो बेबस होता है, जब उसके हाथ में कुछ नहीं होता, तब वो किसी दूसरे की सहायता लेने के लिए जाता है, कोशिश करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो दूसरों के ऊपर ही कंधों पे डाल देते हैं। जैसे ही कुछ होगा तुरंत एकदम मैसेज कर देंगे।
तो ऐसे लोगों के मैसेज की कोई वैल्यू नहीं होती है, ना ही कोई आपका मैसेज देख के आपको कोई सही सलाह देगा, क्योंकि उसे खुद ही नहीं पता होगा। और कोई देगा भी तो उसे कोई परवाह नहीं होगी कि आपका कुछ मतलब अगर नुकसान भी हो जाए तो उसे क्या परवाह उसकी। मान लीजिए एडवाइस से, किसी की एडवाइस से आपने ग्रुप में डाल दिया, किसी ने उल्टी सीधी एडवाइस दे भी दी और आपका नुकसान हो गया, तो उससे उसे क्या परवाह है उसे। तो आप खुद ही समझो अपनी चीज को, जितना अच्छे से और जितना मतलब हमदर्दी से आप अपने बर्ड को, अपने बिजनेस को समझ पाएंगे, उसके लिए काम कर पाएंगे, इतना हमदर्दी से कोई दूसरा नहीं करेगा। दोस्तों, अली वेटनरी विजडम द्वारा फॉर्मुलेट किए गए प्रीमिक्स से उच्चतम क्वालिटी का प्रीमियम पोल्ट्री फीड आप अपने ही फार्म पर ही बना सकते हैं। यदि आप अपना फीड बनाते हैं और संतुष्ट नहीं हैं, या अभी कंपनी का फीड लेते हैं लेकिन अपना बनाना चाहते हैं और संकोच में हैं कि कैसे बनाएं, तो हमसे संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप हमसे किसी भी तरह की पोल्ट्री में मेडिसिन स्केड्यूल जानने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। मैं हेल्प करता हूँ, लेकिन जब मुझे प्रॉपर हिस्ट्री इंफॉर्मेशन, आपकी जानकारी, आपका इंट्रोडक्शन मिल जाता है। बहुत से लोग सिर्फ वीडियो भेज देंगे, फोटो भेज देंगे और लिख देंगे सर ट्रीटमेंट। तो ऐसे लोगों को तो आप खुद ही कहेंगे कि ब्लॉक कर देना चाहिए। भाई हमें क्या पता, हम कोई अंतर्यामी थोड़ी है। क्योंकि पोस्टमार्टम की पिक्चर तभी काम की होती है, तभी कारगर होती है, जब उसके पीछे की हिस्ट्री हमें पता हो। समझे? तो ऐसे केसेस में सबसे जरूरी यह है कि आप अपनी आंख नाक कान खुली रखें, तो उसकी साउंड को सुने। जब आप नजदीक जाएं तो स्मेल को महसूस करने की कोशिश करें, उसे स्मेल को फील करें कि वहां पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मैन्योर की प्रॉब्लम तो नहीं है, वेंटिलेशन की प्रॉब्लम तो नहीं है, अमोनिया तो नहीं बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं बढ़ रही है, हाइड्रोजन सल्फाइड तो नहीं बढ़ रही है। आजकल तो यूट्यूब का जमाना है, आप तुरंत उसे देख सकते हैं कि क्या मेरे फार्म में प्रॉब्लम आ रही है। अगर मान लीजिए प्रॉब्लम अमोनिया की प्रॉब्लम है, आप अपने फार्म में गए, बैठ गए, थोड़ी देर बैठे, आपकी आंखें जलने लगी, आपकी आंखों में से पानी आने लगा, तो अमोनिया की प्रॉब्लम हो सकती है ना। और यहाँ पर साउंड की प्रॉब्लम से आप रेस्पिरेटरी डिजीज को भी पता लगाते हैं। तो जब अमोनिया की प्रॉब्लम आएगी तो तुरंत आपका दिमाग जाएगा कि यार अमोनिया का मतलब है लीटर गीला हो रहा है। लीटर गीला हो रहा है होने का मतलब है कि मॉइस्चर अगर लीटर में है तो कॉक्सी बन सकती है, कॉक्सीडियोसिस आ सकता है। और कॉक्सी हमेशा ऐसी नहीं होती है कि जिसमें खून आए। कई बार कॉक्सी ऐसी होती है जिसमें खून नहीं आता है, बीट में आपको पता ही नहीं चलेगा कि कॉक्सी है। सब क्लिनिकल कॉक्सीडियोसिस कहते हैं जिसे। अब क्योंकि आपने स्मेल कर लिया अपने फार्म को, आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वेंटिलेशन कम है उसकी वजह से अमोनिया बढ़ी है, या मॉइस्चर ज्यादा हो रहा है, वेंटिलेशन ठीक है उसकी वजह से अमोनिया ज्यादा बढ़ रही है। तो ये आपकी सेंसेस इस तरीके से काम करती हैं। जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ बेहतर होगा आप नोट करते चलें और इन चीजों को समझें। ये कोई नहीं बताएगा आपको, कहीं पे भी आपको नहीं पता चलेंगी। फिर हो सकता है आपको दोबारा अपना मतलब करें पोल्ट्री फार्मिंग, फिर अगले बैच में, उससे अगले बैच में आपको मतलब लगे कि नहीं यार एक बार और कर लेते हैं ट्रेनिंग, क्योंकि पिछली बार हमने ध्यान नहीं दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ आपको। उसके बाद अपनी आंखों का इस्तेमाल करते हैं हम देखने के लिए कि हमारी बर्ड कैसी है, एक्टिव है या नहीं है, कोने में दुबक के तो नहीं बैठी है ना, आंखें तो बंद नहीं है, फूल के तो नहीं बैठी है। इन्हीं सब चीज़ों पे मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं अपने चैनल पे। मेरे चैनल पे मेरी वीडियोस में व्यूज़ कम आते हैं क्योंकि मैं टेक्निकल बात करता हूँ और लोग एंटरटेनमेंट देखना पसंद करते हैं। उन्हें कॉमेडी, बिग ड्रीम्स टाइप की चीज़ें कि एक फार्मर ने 50 लाख रुपए कमा लिए, वो करोड़पति बन गया, ये चीज़ें देखना लोगों को ज़्यादा पसंद है। लेकिन जो हकीकत है, क्योंकि मैं हकीकत को ध्यान में रखते हुए वीडियोस बनाता हूँ कि जहाँ लोग फंसते हैं, जब उनका बिजनेस बिल्कुल फंस जाता है उस जगह पर, तब लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं। और मुझे मतलब खुशी मिलती है लोगों की मदद करने में, लेकिन तब जब वो सीरियस हो, जब वो भी अपने काम के लिए सीरियस हो। अगर कोई ये सोच रहा है
कि मैं दवाई के कंधों पे चढ़ के अपनी फार्मिंग कर लूंगा, तो वो बिल्कुल एक मतलब गलत फहमी में है। ही और शी इज लिविंग इन दी फूल्स पैराडाइज। ठीक है, उसे मतलब निकल के ये काम छोड़ देना चाहिए। दवाइयाँ सिर्फ 10-15% आपकी हेल्प करेंगी, 85% आप अपनी हेल्प खुद करेंगे। ठीक है, ये बात नोट कर लीजिए, बड़ी बात। हालांकि मैं खुद दवाइयाँ मतलब डिजाइन करता हूँ, बनवाता हूँ, सेल करते हैं हम लोग, लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि दवाइयों का जितना मैनेजमेंट जितना अच्छा रखेंगे, उतना कम दवाइयों की जरूरत आपको पड़ेगी। और जितनी कम दवाइयों की जरूरत पड़ेगी, तो दवाइयों के पैसे तो बचेंगे ही आपके, लेकिन आपकी ग्रोथ भी इम्प्रूव होगी, तो आपको डबल बेनिफिट होगा। आपको फार्मिंग में रहने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। समझे आप? तो आप अपने फार्म के अंदर जाते हैं, अपनी बर्ड की एक्टिविटी को चेक करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि बर्ड ज्यादा रिएक्ट कर रही हैं या कम रिएक्ट कर रही हैं, है ना? तो आंखें जरूरी होती हैं हमें ये देखने के लिए कि हम अपने बर्ड का असेसमेंट प्रॉपर कर सकें। उसके बाद हम अपने सेंसेस को यूज करते हैं। लीटर को हमने मसलन छू के देखा, अब कि गीला तो नहीं है, बाहर से देखने में सूखा लग रहा है, लेकिन हाथ लगा के देखा तो मॉइस्चर है। बर्ड को छू के देखा कि कहीं इसे बुखार तो नहीं है, तो नॉर्मल बर्ड को आपको पता होना चाहिए, बुखार वाली बर्ड को आपको पता होना चाहिए गर्म हो रही है। छत को छू के देखा, फ्लोर को छू के देखा, फीड को छू के देखा, हर चीज को छू के देखिए अपने फार्म के अंदर। एक लिस्ट बनाइए पूरी, मतलब अपनी रजिस्टर लीजिए और हर चीज की लिस्ट बनाइए क्या क्या आपके फार्म के अंदर है। अगर कहीं कोई कील भी लगी हुई है, तो उस कील को भी अपने रजिस्टर में नोट करके लिखिए, उसे भी छू के देखिए। जब तक आप चीजों को छुएंगे नहीं, तब तक आपको महसूस नहीं होगा, आपको फील नहीं आएगी कि जिन चीजों को की मेरे फार्म को जरूरत है, मेरे बर्ड्स को जरूरत है, जिन चीजों से मेरी बर्ड्स का बिहेवियर अफेक्ट होता है, उस पे उसमें चेंजेस आते हैं, वो एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए, है ना? तो इन सेंसेस का जो खुदा ने आपको दी हैं, जो कुदरत ने आपको दी हैं, इनका इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा, तभी आप सक्सेसफुल फार्मर बन सकते हैं। ऐसी कंडीशन जब आप इन सिग्नल्स को, इन बिहेवियरल सिग्नल्स को पहचानना बंद कर दें, आपको पता ही ना चले कि यार मेरे फार्म में क्या हो रहा है, उस कंडीशन को हम कहते हैं फार्म ब्लाइंडनेस, अंधा होना। जरूरी नहीं है कि आप आंखों से खुदा ना करे अंधे हो जाएं, अल्लाह करे सबकी आंखें बरकरार रहें और मतलब चश्मे भी ना लगें, लेकिन फार्म ब्लाइंडनेस का मतलब ये है कि आप देखते हुए वो चीज नहीं देखेंगे, क्योंकि आप रोज देख रहे हैं या फिर आप देखना नहीं चाहते हैं। देखिए, आप एबनॉर्मल का पता तभी लगा पाएंगे जब आपको नॉर्मल का पता हो। जब तक आपको नॉर्मल नहीं पता होगा, एबनॉर्मल पता नहीं लगेगा, है ना? मैंने जो पोल्ट्री सीखी है, मैंने आपको बताया जिस टाइम मैं निकला था अपना एक तरीके से डिग्री करने के बाद, तो मुझे नहीं पता था पोल्ट्री के बारे में कुछ। हालांकि मैंने, हमारे यहाँ एक कोर्स होता है पोल्ट्री फार्मिंग का, थर्ड ईयर में हमें खुद को पालनी पड़ती है स्टूडेंट्स को पोल्ट्री। लेकिन उसके बाद भी मतलब ऐसा नहीं था। हमने सीखा जा जाके फार्म के अंदर, मैंने खुद मतलब बीट उठाई है पोल्ट्री की, इस वजह से कि मैं उस चीज़ को सीखूं, लीडर को सीखा हमने। हमारे एक टीचर थे लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के, डॉक्टर डीवी सिंह। हमारी पहली क्लास थी, लड़कियां भी थी हमारे साथ, लड़के भी थे हम। तो 15 लोगों की हमारी क्लास थी, आधी लड़कियां थी आधे हम थे। तो वो हमें लाइव स्टॉक फार्म में लेके गए, गायों के फार्म में लेके गए। हमने पहली बार गाय देखी थी इतने नज़दीक से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें इसका इलाज करना है, अब हमारी ज़िंदगी जो है वो इन गायों मुर्गियों के साथ कटनी है, क्योंकि हम ऐसी हमने पढ़ाई को चूज किया है। खैर, हम गए, गाय के बारे में बता रहे थे, स्ट्रक्चर उसका, एनाटमी और वो सब चीज़ें। तो इतने में गाय ने गोबर कर दिया। पहली बार ही है वैसे, गोबर इंसान देखता ही है, सबको पता है गोबर क्या होता है। तो एकदम एक साहिबा, एक मोहतरमा, वो पीछे हट गई जब उसने, गाय ने गोबर किया। तो ये बात हमारे टीचर को अच्छी नहीं लगी।
डॉक्टर डीवी सिंह को उन्होंने सबको बुलाया। उन्होंने सबसे पहले तो उस मतलब उन्हें बुलाया लेडी को, हमारे साथ जो स्टूडेंट थी, और उन्होंने कहा कि इसके अंदर, गोबर के अंदर, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा गोबर जो ज़मीन पे पड़ा था, सारी क्लास वहाँ बंद हो गई। वो थे भी थोड़े स्ट्रिक्ट और बहुत ही अच्छे टीचर थे। तो उन्होंने कहा इस गोबर के अंदर अपनी उंगली डाली है। खैर वो तो चौंक गई, वो तो पीछे हट गई थी वो देख के, और सभी पीछे हट जाते, अगर वहां मैं होता तो मैं भी पीछे हट जाता, क्योंकि वो खड़ी ऐसी जगह थी। तो खैर उन्होंने गोबर के अंदर, मतलब बहुत उसके बाद उन्होंने गोबर के अंदर उंगली डाली। उन्होंने सब स्टूडेंट से उस उंगली को गोबर के अंदर डलवाया बारी बारी, मैंने भी डाली। और मैं जानता हूँ कि उस टाइम, लेकिन क्योंकि हमें आगे चल के इस चीज़ का इलाज करना था, अब मान लीजिए अगर हमें एआई करनी है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करना है, प्रेगनेंसी का पता लगाना है, तो हम बिना हाथ अंदर डाले उसके रेक्टम में जहाँ से वो गोबर करता है, वहाँ बिना हाथ डाले पता ही बता ही नहीं सकते हैं, पता ही नहीं चलेगा हमें। तो उन्होंने हमें ये चीज़ की तालीम दी है, इस चीज़ का इंस्ट्रक्शन दिया कि देखो आप महसूस करना चीज़ों को सीखो, आप फील करो चीज़ों को, जब तक आप फील नहीं करोगे तब तक आप उसमें नहीं जा सकते हो। तो मैं इस चीज़ पे इतना एम्फेसिस यूं इसीलिए कर रहा हूँ कि आप पहली स्टेज को समझो जो आपके हाथ में है। आप सोच रहे होगे कि मतलब ट्रेनिंग में पता नहीं क्या क्या बताया जाएगा, ये बहुत ही बारीक बात है। मैं आपको डिजीज डायग्नोसिस बताने लगूं, रानीखेत में ये होता है और आईबीएच में ये होता है, मैरेक्स में ये सेल काम करती है, आपके किसी काम नहीं आएगी वो। आपके ने जो 1500 रुपए दिए हैं वो सब बेकार हो जाएंगे, क्योंकि आपको एकेडमिक कोई पेपर थोड़ी देना है, आपको तो जिंदगी की सच्चाइयों का सामना करना है, जिंदगी की कठिनाइयों का सामना करना है, अपनी पोल्ट्री में आने वाली कठिनाइयों का सामना करना करना है ना। और मुझे बहुत खुशी होती है अगर कोई सीखना चाहता है, सीखता है, तो मुझे भी अच्छा लगता है सिखाने में। मैं इसी वजह से मैं सूची के साथ जुड़ा भी। और ये बहुत अच्छे टीचर हैं खुद भी, मतलब अब कल परसों से आप लोग देखेंगे बहुत अच्छे से समझाते हैं और समझाएंगे चीज़ों को। लेकिन वो एक कोर्स की बात होती है, मतलब वो एक एज ए कोर्स चलेगा हर चीज़ को। लेकिन उस कोर्स में अप्रोच क्या रखनी है, अपने फार्म को भी देखना है, कोर्स को भी समझना है, फिर अपने नोट्स को पढ़ना है। फिर अब आप एक ऐसे फार्मर बन के निकलेंगे जिससे जो बहुत कुछ जानता होगा, और 50% प्रॉब्लम्स का हल वो खुद ही निकाल लेगा, है ना। तो ये जानना जरूरी है कि नॉर्मल क्या है, तभी हम एबनॉर्मल का पता लगा पाएंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हैं, इन्हें हम देखते हैं। देखिए जब फार्म ब्लाइंडनेस की बात होती है, हम कोई किसी ऐसी चीज की बात करते हैं कि मान लीजिए जो हमें समझ में नहीं आ रही है, तो हम कोशिश करते हैं अपने जो हमारे कुलीग्स होते हैं, जो हमारे दोस्त हैं, एडवाइजर्स हैं, हमारी यहाँ की लेबर है, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो फार्म में अकेले ही काम करते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनकी फैमिली उनकी हेल्प करती होगी, कुछ ऐसे होंगे जो लेबर से काम करवाते होंगे, है ना। तो आप उन सब के साथ अपने आप को जोड़िए, उन सब के साथ फार्म में घूमिए और उनकी भी हेल्प लीजिए, उनकी एडवाइस लीजिए कि मुझे ऐसा लग रहा है, क्या तुम्हें भी ऐसा ही लग रहा है? कल तुमने कैसा देखा था, परसों आपने कैसा देखा था, मैं परसों ये चीज ऐसे देख रहा था। हो सकता है आपको कोई क्लू ना मिले। एक सीरियल आता है सोनी के ऊपर, आता था पहले, मतलब अब तो चैनल सब खत्म ही हो गए, अब तो यूट्यूब ही बचा है जो कुछ है। तो सीआईडी नाम से एक सीरियल आता था, जिसके अंदर वो इंस्पेक्टर दया और एसीपी प्रद्युमन और वो सब थे। वो हर चीज को मतलब बहुत बारीकी से देखने की कोशिश करते थे, मतलब एक जासूस जैसे देखता है ना। और बारीकी से देखने की हालांकि उस पे बहुत मजाक उसका उड़ता है, उसके उसके ऊपर बहुत सारे मीम्स बने और वो सब हुआ। लेकिन अगर आप उसको देखें तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि हर चीज को बारीकी से अगर आप देखेंगे तो उसकी तह तक पहुंचेंगे, और जिस वजह से वो चीज मतलब बिगड़ी है, उसका एक मतलब मुआयना कर सकते हैं, उसका पता लगा सकते हैं, है ना। तो फार्म ब्लाइंडनेस एडवाइस से कम की जा सकती है। हो सकता है आपको ना दिखे वो चीज और आपके कुलीग को, आपकी लेबर को,
या आपके साथ अगर कोई फार्म के अंदर आता है उसे वो दिख जाए और वो आपको बताए। तो फार्म ब्लाइंडनेस को कम करना बहुत जरूरी है। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, अपने फार्म के अंदर एक कुर्सी डालें और बैठ जाएं। पहले कुछ मिनट्स के लिए बैठें, मतलब मान लीजिए 5 मिनट 10 मिनट, उसके बाद और रेगुलर इंटरवल पर बैठें। मतलब 10-10 मिनट के लिए बैठ रहे हैं, एक एक घंटे बाद, और ऑब्जर्व करें बर्ड किस टाइप से बिहेव करती हैं 10-10 मिनट के लिए। उससे क्या होगा, अगर मान लीजिए पहली बार आप अपने फार्म के अंदर जाएंगे तो बर्ड एकदम तितर बितर हो जाएंगी, कोई इधर भागेगी कोई उधर भागेगी कोई, है ना, आपको लगेगा कि ये सब रैंडम है, बस ऐसे ही घूम रही हैं। जब आप बैठेंगे अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिए, रील वील ये वो कुछ भी उसमें ना करें, ना ही साइलेंट पे कर दीजिए और एक तरफ को रख दीजिए, और सिर्फ अपने बर्ड्स के साथ, क्योंकि आपका बर्ड्स आपका बिजनेस है ना, आपका रिस्क है, आपका एक तरीके से वही है, जो कुछ भी है उसी से आपको पैसा कमाना है, उसी से आपकी जिंदगी अच्छी होगी, भर मतलब सही चलेगी, और आपको खुशी भी होगी अगर वो प्रोडक्शन उसका अच्छा होगा। तो ये सब जानने के लिए आपको फार्म के अंदर बैठना पड़ेगा, बार बार बैठना पड़ेगा, है ना। पहले दिन हो सकता है वो चीज़ें रैंडम लगें आपको, एक हफ्ते तक आपको अजीब सा लगे, 15 दिन आपको अजीब लगे, लेकिन 16वें दिन आप चीज़ों को समझना बूझना शुरू कर देंगे। और हो सकता है मुझे भी बताएं, वीडियो मुझे भी शेयर करें, सर पहले ऐसे था और अब ऐसे है, फिर मैं आपको उसमें से और चीज़ें बता पाऊंगा। अगर आप मेरे से सिर्फ ये कनेक्शन रखना चाहेंगे कि आपके यहाँ बीमारी हो और मैं आपको इलाज बता दूं, आपके यहाँ इलाज काम कर जाए बस, तो आप डेवलप कभी नहीं कर पाएंगे। ये बात आप समझ लें। यहाँ के सबसे बड़े, मतलब एक गोट मीट एक्सपोर्टर हैं, ठीक है। उनका नाम कामिल, मोहम्मद कामिल है शायद। वो इंडिया के सबसे बड़े गोट मीट एक्सपोर्टर्स में से एक हैं। वो आज भी, उनका मतलब हजारों करोड़ रुपए का कारोबार है, आज भी वो शख्स खुद ही गोट खरीदने जाता है। जो गोट खरीदने में महारत उस शख्स को हासिल है, वो शायद ही किसी के पास हो। मतलब वो देख के बता देते हैं कि इस गोट के अंदर से इतना मीट निकलेगा। अगर उन्होंने कह दिया 12.25 किलो निकलेगा, तो 12.25 किलो का 251 ग्राम भी नहीं होगा शायद। तो इस वजह से उन्होंने हजारों करोड़ रुपए का अपना कारोबार बना लिया। तो ये चीजें जो होती हैं सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं इन्हें, ये कोई आपको सिखा नहीं सकता, ये आपको खुद ही सीखने पड़ते हैं। मान लीजिए ये मुर्गी आप देखते हैं अपने फार्म के अंदर इस टाइप की, जो और मुर्गियों की तरह नहीं है, तो हम कहेंगे कि यार ये हेल्दी बर्ड नहीं है, और ये दूसरों के लिए भी एक मुश्किल बन सकती है, इससे बीमारियां फैल सकती हैं। तो अब आपको डिसीजन लेना है कि इसे अलग करना है, फार्म से हटा देना है, या उसी में रखना है। अगर आप फार्म ब्लाइंड हैं, आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो आप इसे पड़े रहने देंगे, और अपना पूरा का पूरा बिजनेस जो है वो रिस्क पर डाल देंगे, आपका ये बिजनेस रिस्क पर आ जाएगा। मान लीजिए आपके यहाँ एक फीडर है, और फीडर में सारी मुर्गियां जो हैं वो एक तरफ से फीडिंग कर रही हैं और इधर से फीडिंग कर रही हैं, और सब कुछ भरा हुआ है। एक मुर्गी ऐसी है जो इधर उधर भाग रही है, उसे खाने के लिए जगह नहीं मिल रही। हो सकता है आप इसे नॉर्मल समझें, लेकिन ये चीज नॉर्मल नहीं है, ठीक है। जब ये खा चुकेंगी, ये तब भी नहीं खा पाएगी, क्योंकि ये सप्रेस्ड बर्ड है, इसे वहां पर जगह नहीं दी गई है। तो अब आप समझेंगे कि इसे जगह नहीं मिली है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे फीडर्स हमारे फार्म के अंदर कम है, प्रॉपर फीडर हमारे फार्म में नहीं है, या हमें फीडर बढ़ाने की जरूरत है। ये चीजें इस तरीके से ऑब्जर्वेशन करके हम पता लगाते हैं। कुछ चीजें एग प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं, उससे पहले कुछ रिस्क प्लेसेस रिस्क टाइम्स की बात होगी। अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस हैं अभी, तो हम उन क्वेश्चंस को 10 मिनट के लिए ले सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन पहले खत्म कर दें, उसके बाद क्वेश्चन ले लेंगे। आप मैसेज करके मुझे बता सकते हैं, 2-4 लोग मैसेज कर दें कि क्या करना है ना।
मैं 2 मिनट का ब्रेक लेना चाहूँगा, उसके बाद मैं आता हूँ। आप मैसेज में लिख दें जो कुछ भी है। ठीक है, तो दोबारा क्वेश्चन ठीक है। तो आप लोग नोट करते रहिए जो भी क्वेश्चंस पूछने हैं, फिर हम उन्हें सबको लास्ट में एक बार देख लेंगे। तो अपनी बर्ड को हम ऑब्जर्व कैसे करें, ये हमें थोड़ा सा देखने की यहाँ पर ज़रूरत है। देखिए, जब हम बर्ड को देखना शुरू करते हैं, ठीक है, तो एक तो हमें बाहर से देखना है अपने फार्म को। जैसे हम गए तो उसकी आवाज़ सुननी है, उन्हें बिना डिस्टर्ब किए, मतलब उन्हें बिना डिस्टर्ब किए एक तो उन्हें ऑब्जर्व करना है, और एक उनके बीच में खड़े होकर उन्हें ऑब्जर्व करना है। जब आप उनके बीच में जाकर खड़े होंगे अपनी बर्ड्स के, तो उस दौरान आपको थोड़ा सा रेस्ट लेना पड़ेगा। जब आप जा रहे होंगे बर्ड के अंदर, तो बर्ड इधर उधर भागती हैं, है ना, भागेंगी और प्रॉब्लम करेंगी। तो लेकिन जब थोड़ी देर खड़े रहेंगे तो उनके लिए आप नॉर्मल हो जाएंगे, उन्हें लगेगा कि आपसे कोई खतरा नहीं है, तब वो अपने नॉर्मल बिहेवियर में आएंगी। तो एक तो ये चीज हमें करनी होती है। तो लुक एट देम बोथ विद एंड विदाउट डूइंग अदर थिंग्स। वहां पे खड़े रहें, उन्हें ऑब्जर्व करते रहें। और मान लीजिए ड्रिंकर ठीक कर रहे हैं, पाइप ठीक कर रहे हैं, पर्दे ठीक कर रहे हैं, जाली ठीक कर रहे हैं, उस दौरान भी बर्ड्स को देखिए कि ज्यादा पैनिक तो नहीं हो रही हैं, ज्यादा तो नहीं डर रही हैं, या उनकी तरफ अगर जा रहे हैं तो नॉर्मली मूव कर रही हैं। अब बीमार बर्ड है, आप उसके ऊपर भी जाके खड़े हो जाएंगे, बैठ भी जाएंगे, तो वो हिलेगी भी नहीं। तो ये चीजें आपको देखनी जरूरी है। पूरे फ्लॉक को देखें एक बार, और फिर इंडिविजुअल चिक्स को देखें, मतलब जो चिकन है आपके, एक एक करके उन्हें ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। और फिर दोबारा फ्लॉक को देखें कि फ्लॉक कैसा है। इसके लिए टाइम चाहिए। शुरुआत में बहुत टाइम लगेगा, हो सकता है आधा घंटा लगे और कुछ समझ में ही ना आए, अजीब सा लगे कि यार इससे क्या होगा। लेकिन आपको मैं इस बात की बिल्कुल गारंटी देता हूँ, 15 दिन अगर आप ये करेंगे ना, 16वें दिन आपके अंदर एक अलग फार्मर डेवलप होगा। फिर आप जब मेरे साथ या किसी भी एक डॉक्टर के साथ या किसी नॉलेजेबल पर्सन के साथ इंटरेक्ट करेंगे ना, आप फिर मज़ा देखेंगे कि फार्मिंग में कितना आपको मज़ा आने लगेगा, और चीज़ें अपने आप ही आप सॉल्व कर लेंगे फिर। ठीक है, एवरेज को देखें और एक्सट्रीम्स को देखें। एवरेज और एक्सट्रीम्स का मतलब ये है कि आप गए अपने फार्म में, आपके यहाँ 400 मुर्गी हैं, आपने 20 मुर्गियों का वजन किया। उन 20 मुर्गियों का जो वजन था वो मान लीजिए 1 किलो आया। लेकिन जो सबसे छोटी बर्ड है उसका वजन 600 ग्राम है या 700 ग्राम है, और सबसे बड़ी वजन का बड़ी बर्ड का वजन 1300 या 1400 ग्राम है। तो आपको लगेगा कि यार ये जो रेंज है ये बहुत ज्यादा है, ये इतनी ज्यादा क्यों है ये रेंज, है ना। एक्सट्रीम्स, तो एक्सट्रीम्स क्या हुई, एक 600 ग्राम या 700 ग्राम एक्सट्रीम हुई, एक 1300 1400 ग्राम एक्सट्रीम हुई, और एवरेज जो है बर्ड का 1 किलो आ रहा है। ये नहीं आना चाहिए, इसे खत्म करना होता है, इसे कम से कम करना होता है। सारी बर्ड अगर 1 किलो की हो तो क्या ही बात है। इसी वजह से जब हम फ्लॉक को लास्ट में तुलवाते हैं, तो हमें ये लगता है कि हमारा तो एफसीआर और वेट गेन सही चल रहा है। लेकिन जब पूरा का पूरा फ्लॉक तुलता है तो वो डाउन आ जाता है और हमें नुकसान देखने को मिलता है। तो हमें एवरेज को बढ़ाना है अपने इन सब चीजों से। लुक एट द फ्रंट, फ्रंट को देखें, फिर बैक को देखें, मिडिल में देखें, हाउस के अपने, मतलब हर तरफ देखें। और सेम प्रोसेस, सेम अप्लाइज टू द प्रोसेस सच एज फीडिंग। फीडिंग को भी देखें कि किस तरीके से फीडिंग बर्ड कर रहा है। ऐसा तो नहीं है भारी बर्ड फीडर्स के पास बैठे हैं और जो हल्के बर्ड्स हैं वो फीडर से दूर बैठे हैं, सोशल डोमिनेंसी हो रही है। ऐसा अगर है तो आपको ग्रेडिंग करनी पड़ेगी, छोटे बर्ड्स को पार्टीशन करके अलग रखना पड़ेगा, उनमें फीडर्स बढ़ाने पड़ेंगे। ये तभी पॉसिबल होगा जब आप ऑब्जर्वेशन अपने यहाँ प्रॉपर कर रहे होंगे। लुक, ठीक है, फीडर्स को देखना है कि
कितनी देर में खाली हो रहा है, शाम के टाइम ज़्यादा फीड खाते हैं, सुबह के टाइम ज़्यादा फीड खाते हैं। और आजकल तो सीसीटीवी कैमरे का ज़माना है, 2-3 हज़ार रुपए का कैमरा लग जाता है। अगर बाहर से भी बैठ के देखते रहें, अपने वहां पे ना भी जाएं, अपने एसी के अंदर, रजाई के अंदर भी बैठ के देख सकते हैं अपने फार्म को कि बर्ड कैसा बिहेव कर रहे हैं, उससे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना। और जब एक स्टेज पे आ जाएं आप ऑब्जर्वेशन की, तो आप मुझे भी अपने साथ इन्वॉल्व कर सकते हैं कि सर ऐसा ऐसा मैं देख रहा हूँ, ऐसा पहले देखता था, अब ये हो गया, ये मैंने नोट्स बनाए हैं इसके बिहेवियर के। एक मूवी है, उसका नाम है, उस पे नोबेल प्राइज के ऊपर वो मूवी थी। तो उसमें वो कबूतरों की जो चाल होती है, कबूतरों का जो एक घूमना होता है दाना खाते वक्त, उसको उन्होंने मैथमेटिकली वो किया था। ब्यूटीफुल माइंड नाम है उस मूवी का। तो उन्होंने इस चीज को हो करके, हालांकि वो मैथमेटिशियन थे और ऐसे थे कि उनके ऊपर फिर मूवी बनी। नोबेल प्राइज तो कितने लोगों को मिलता है। तो लेकिन वो ऑब्जर्वेशन बहुत जबरदस्त, उनकी ऑब्जर्वेशन थी, वो ऑब्जर्वर बहुत अच्छे से, ऐसे ही चार्ल्स डार्विन जिन्होंने इवोल्यूशन की थ्योरी दी, वो भी बहुत जबरदस्त ऑब्जर्वर थे। तो ऐसा नहीं है कि जरूरी जो ऑब्जर्वर होता है ना, वो बहुत बदलाव ले आता है अपने जो भी काम वो करे। तो लुक एट दी डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग टाइम्स में अपने बर्ड्स को देखिए, और डिफरेंट सरकमस्टेंसेस। बारिश आने वाली है उस वक्त कैसा बिहेव कर रही है, बारिश खत्म हुई है उस वक्त कैसा बिहेव कर रही है, शाम के टाइम कैसा बिहेव करती है, सुबह के टाइम कैसा बिहेव करती है। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। आप फार्म में स्टैंड स्टिल खड़े रहें तब देखें, और चलते हुए बर्ड्स को देखें हर तरीके से। रिस्क टाइम, रिस्क बर्ड्स और रिस्क प्लेसेस, ये जो 7 पॉइंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट करने वाला पॉइंट है, इसे नोट कर लीजिए कि रिस्क टाइम्स क्या होते हैं। जो भी दिन होता है, पहले ये देख लेते हैं रिस्क प्लेसेस कौन सी होती हैं। जो भी पोल्ट्री हाउस होता है उसके अंदर कुछ रिस्क प्लेसेस होती हैं। रिस्क प्लेसेस का मतलब ये है कि उन प्लेसेस से, उन जगहों से प्रॉब्लम शुरू होती है ना। और वो ऐसी जगहें होती हैं जहां पर आप प्रॉब्लम्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है या यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होगी। The places you know could pose a risk should be permanent part of your daily inspection। तो ऐसी जगह जो आपको लगता है कि ये रिस्क प्लेस है, वो आपके जो ऑब्जर्वेशन है उसको जानने का मतलब एक परमानेंट पार्ट होना चाहिए आपके ऑब्जर्वेशन का। कि डेली के डेली इंस्पेक्शन जब आप करें, तो उस जगह को जरूर ऑब्जर्व करें, उस जगह को जरूर टाइम दें कि वहां पर कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है जिससे बीमारी फार्म में फैलने के चांसेस बढ़ सकते हैं, है ना। तो वहां पर इम्प्रूवमेंट लेकर आए, और अननेसेसरी रिस्क पोज बर्ड में ना करें। एग्जाम्पल क्या है, जैसे डार्क स्पॉट्स हैं जहां पर लाइट नहीं पहुंचती है, वो रिस्क प्लेसेस हो सकते हैं। वहां पर बर्ड जाके बैठ जाएगा, जो बीमार होगा उसे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो जब डार्क स्पॉट है वहां पर आप भी कम जाना पसंद करेंगे। कॉर्नर्स होते हैं, है ना, या जो जहां पर पार्टीशन किया जाता है जिन सेक्शन के बीच में, जो उनसे लगी हुई जगह होती है वो रिस्क प्लेस होती है। लेइंग नेस्ट रिस्क प्लेस होते हैं, है ना। ड्राउटी प्लेस जहां पर हवा के झोंके आते हैं, या ठंडी हवा जहाँ कहीं अगर ऐसी जगह आ रही है वहां से, तो ऐसी जो जगहें होती हैं वो रिस्क प्लेसेस कहलाती हैं। रिस्क टाइम कौन से होते हैं, मतलब कुछ ऐसे टाइम होते हैं जब बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है, दिन में भी होते हैं और सीजन में भी होते हैं, है ना। तो ये जो रिस्की टाइम होते हैं, जैसे बारिश के बाद का टाइम होता है, या बारिश आने वाली है, पूरी अच्छी खासी धूप निकल रही है, गर्मी हो रही है, अचानक से बारिश आ गई, और बर्ड के अंदर बारिश के बाद साउंड की प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि उसका टेम्परेचर जो है वो ऊपर नीचे हुआ। तो उस टाइम अगर आपने मान लीजिए, फोरकास्ट देखते हैं आप, आजकल तो मोबाइल में आ जाता है किस दिन बारिश होने की संभावना है, हवा किस दिन ठंडी होगी, किस दिन ज्यादा चलेगी, किस दिन कम होगी। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं आप कि अपने बर्ड को इम्यून सिस्टम के ऊपर काम कर सकते हैं, विटामिन ई सेलेनियम दे दें, कुछ इम्यून बूस्टर्स दे दें, कुछ फीडिंग उसकी एक्स्ट्रा बढ़ा दें, डीवॉर्मिंग कर दें आसपास, है ना। तो ऐसी कंडीशन में हमें
रिस्क टाइम्स को भी ध्यान में रखना होता है। कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशन होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता है, मतलब जब आप उसे देखते हैं तो यू डोंट इमिडिएटली अंडरस्टैंड, वो एकदम से आपको समझ में नहीं आएंगी वो चीजें जब आप उन्हें देखेंगे। लेकिन और वो इतनी क्लियर भी नहीं होती हैं, और ज़रूरी नहीं है कि वो आपके बर्ड को हार्म करें या नुकसान पहुंचाएं या वो बीमारी के रूप में ही नजर आए बाद में, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन वो चीज़ें तभी आपको समझ में आएंगी, ये जो अनक्लासिफाइड नोटेबल ऑब्जर्वेशन है, जब आप अपने फार्म को डेली देखेंगे। अदरवाइज तो आप उसे इग्नोर करके निकल जाएंगे, ना आपको पता चलेगा ना आपकी बर्ड को। और कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं जिसमें वो चीज़ फिर बीमारी बन जाती है। अब ये एक डेली रूटीन है एक मुर्गी का, मतलब देसी मुर्गी पालन की ट्रेनिंग ये हो रही है। अब लेयर को तो वैसे केजेस में रखते हैं हम, है ना। जब उसे केज में रखते हैं तो हमें इतना आइडिया उसके बिहेवियर का नहीं पता लग पाता। लेकिन जब देसी मुर्गी, सोनाली या इसी टाइप से जो बर्ड हैं जिन्हें ज़्यादा टाइम के लिए रखा जाता है, इवन एफएफजी और क्रॉयलर्स भी, वो भी ये बिहेवियर शो करते हैं। नाइट का जो टाइम है वो परचेज में रहती हैं बर्ड, और इस टाइम वो सोती हैं, जो नाइट का टाइम होता है ना। या फिर प्रीनिंग करती हैं, अपने पर को संवारती हैं, उसके अंदर चोंच अपनी डालेंगी और उन्हें ठीक करेंगी। जैसे ही नाइट के बाद मॉर्निंग आती है तो फीडिंग का टाइम होता है, और एग लेइंग का टाइम होता है। फीडिंग के बाद एग लेइंग शुरू हो जाती है। उसके बाद बर्ड उसके बाद क्या होता है कि अ, थोड़ा सा बर्ड डस्ट बाथिंग करती है ना। वो मिट्टी के अंदर लौटेगी अगर मिट्टी वहां पर है, और मिट्टी अगर नहीं भी है तो लीटर के अंदर वो थोड़ा सा खोदते हैं बर्ड। ब्रॉयलर में भी ये बिहेवियर देखने को मिलता है। और अपने पंखों को फैला के मिट्टी के अंदर थोड़ा सा डस्टिंग करती है। उसके बाद सन बात होती है। अगर आपने फ्री रेंज बर्ड पाली हुई है या धूप आ रही है उसके अंदर, तो थोड़ा पंखों को फैला के टांगों को सीधा करके बर्ड उसके अंदर भी बैठती है। ये उसका नॉर्मल बिहेवियर होता है। एक बार क्या हुआ, एक बैच में शायद 15 या 16 बैच में कोई था, उसने उन्होंने अपनी बर्ड को ऐसे कंडीशन में रख भेजा, मतलब बहुत परेशान होके वीडियो डाला, फोटो डाला कि सर मेरी बर्ड को पता नहीं क्या हो गया, ये हिल नहीं रही है और ये अजीब हो गया है, इसे पैरालिसिस हो गया और लकवा मार गया, और क्या करूं मैं। तो मैंने खैर उसमें लिखा कि आप वेट करो, इंतज़ार करो, और अगर नहीं सही होगी तो फिर देखेंगे, फिर दवाई इसमें बताएंगे। खैर, तो वो सन बाथिंग की स्टेज में थी मुर्गी, ठीक है, डस्टिंग कर रही थी अपने आप में। तो वो एक नॉर्मल बिहेवियर है। तो अगर आपको ये बात पता होती तो अगर उन्हें ये बात पता होती तो वो पूछते ही ना, या अगर उसमें उन्होंने ध्यान दिया होता क्लास में। इसी तरीके से जैसे जैसे आफ्टरनून के बाद इवनिंग का टाइम आता है, फिर फीडिंग होती है, और इवनिंग में ही मेटिंग होती है। एग लेइंग सुबह के टाइम होती है, मेटिंग शाम के टाइम होती है अक्सर। और फिर नाइट का टाइम आ जाता है, स्लीपिंग होती है फिर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर जो एग लेइंग होती है, जो एग प्रोडक्शन होता है चिकन के अंदर, वो डेली होता है। डेली एक अंडा हमारी मुर्गी देती है। तो ऐसे में क्या होता है कि हैन जो है वो अपने नेस्ट की तरफ जाती है। ये मैं नॉर्मल उसकी बात बता रहा हूँ, जब हम उसे डीप लिटर सिस्टम में रखते हैं वहां पर आधे घंटे के लिए बैठती है, उसकी आंखें बंद रहती हैं। आंखें भी बंद हो जाती हैं तो हमें लग जाता है वो थोड़ी सी बेचैन भी हो जाती है। तो ऐसे में हमें लगता है कि बस अब ये अंडा देने वाली है। और अपनी जो पूंछ होती है उसे उठाती रहती है, जैसे यहाँ पर आपने अभी इसे देखा, और धीरे से खड़ी होती है, और अंडा देते टाइम उसकी वो मतलब पैरों को चौड़ा कर लेती है। कई बार अंडा फंस भी जाता है, इस तरीके से निकाला जाता है जैसा इन्होंने यहाँ पर निकाला। तो जो अंडा होता है वो डैम्प होता है, थोड़ा सा गीला होता है जब वो बाहर आता है ना। अच्छा, इस टाइम एक जो दिक्कत आती है जब हम इसे डीप लीटर में रखते हैं, तो ये चीज नजर आती है अंडा देते टाइम। ये जो ये है, ये नजर आती है।
तो ये अक्सर क्या होता है, अगर फीड ठीक नहीं है मान लीजिए आपका, तो ये, और इसके अंदर इन्फ्लेमेशन है, यहाँ पर तो इतनी लाल नहीं है, अक्सर ये लाल हो जाती है। ये जब ये ऐसे करके अंडा निकाल रही है, जैसे यहाँ पर अभी आपने देखा कि ये जब अंडा निकालेगी, तो एक मुर्गी जो है वो इसे अंडे को निकलते हुए देखेगी और इस पे ठोंग मारने की कोशिश करेगी। ये देखिए, ये जो ठोंग मारने की कोशिश की, तो ये ठोंग से अक्सर क्या कर देते हैं, यहाँ पे ब्लीडिंग भी कर देते हैं, तो लाल चमकने लगता है ये वेंट। तो ये वेंट का एरिया जब ये लाल चमकने लगता है, तो ये और बर्ड के लिए भी एक अट्रैक्शन की जगह बन जाती है और इसे मुर्गियां नोचने लगती हैं। इसी की वजह से हम इनकी डीबीकिंग करते हैं, इनकी चोंच को काट देते हैं, पैना नहीं रहने देते। जब वो पैनी नहीं रहती है चोंच, तो वो नुकसान भी नहीं पहुंचाती है, ना तो अंडे तोड़ पाती है वो, और ना ही दूसरी मुर्गियों को नोच पाती है। लेकिन फिर भी अगर स्ट्रेस फैक्टर है फार्म के अंदर, इन्फेक्शन है, कोक्सीडियोसिस है, फीड की बीट की कंसिस्टेंसी ठीक नहीं है, तो ऐसे केसेस में वेंट पिकिंग प्रोलैप्स के केसेस बढ़ते हैं, और इन्हें मैनेज करना फिर हमारे फार्म के लिए कठिन हमारे लिए हो जाता है। तो अब हम बिहेवियर से निकल के, जो हम अपनी मुर्गियों को बाहर से जानने की कोशिश कर रहे थे, अब हम बीमारियों की तरफ आ जाते हैं। बीमारियों के बारे में बहुत डिटेल में आपको ट्रेनिंग के अंदर बताया जाएगा, प्रॉपर नोट्स दिए जाएंगे, 1 to 1 बीमारियां एक के बाद एक सब कुछ बताई जाएंगी उनके नाम के हिसाब से, उसमें क्या दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं वो भी बताई जाएंगी। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ इन बीमारियों के लक्षण के उस पे, किस तरीके से बीमारियां पनपती हैं और कैसे हमें अप्रोच रखनी चाहिए उनके इलाज की, जो मैं ट्रीटमेंट करता हूँ, जिन दवाइयों को मैं सजेस्ट करता हूँ, उनके हिसाब से आपको यहाँ पर ट्रीटमेंट बताऊंगा। पहले तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई आप करें। मैंने आपको पहले भी बताया कि आप लोग कोई पेपर देने तो जा नहीं रहे हैं, आप तो जिंदगी का इम्तिहान लिखेंगे, है ना। आपका फार्म या तो चलेगा या बंद हो जाएगा। अगर खराब रहा, प्रॉपर उसमें प्रॉफिट नहीं हुआ, आपने ठीक से मैनेज नहीं किया, तो बंद हो जाएगा। और ना मतलब ऐसा ना हो कि उसे आपको फार्म को बंद करना पड़े, वो बढ़ना ही चाहिए, और बढ़ेगा तभी जब प्रॉफिट होंगे। तो प्रॉब्लम फार्म के अंदर कैसे आइडेंटिफाई हमें करनी है, ये जानने की कोशिश इसमें करेंगे। मैंने अपने ट्रीटमेंट इसमें बताए हैं, जब ट्रेनिंग होगी तो मैं सूजी आपको प्रॉपर और जो भी दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं वो भी लिखवाएंगे। तो ये चीज़ें आप लिख सकते हैं। सिर्फ अगर ये पार्ट भी आपने कर लिया, तो मैं आपको इस बात की श्योरिटी देता हूँ कि 80% आप अपने यहाँ की बीमारियों से रिलेटेड प्रॉब्लम सही कर लेंगे। सिर्फ पूरी ट्रेनिंग अगर, मतलब वैसे तो पूरी ट्रेनिंग करेंगे ही, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं ना जिन्हें मतलब कि इतना बता दो कि हम पास हो जाएं, है ना। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं, तो ये उन लोगों के लिए है। वैसे तो पूरी ट्रेनिंग करिए, और ज़्यादा सीखने की कोशिश करेंगे, लेकिन कम से कम बीमारियों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का आप समाधान कर पाएंगे अगर ये वाला पार्ट आपने इसमें प्रॉपर देख लिया। तो सबसे पहले हमें ये जानना होता है जब हम फार्म में जाते हैं कि हाई रिस्क बर्ड कौन सी है। ये बर्ड अपने आप में तो कोई प्रॉब्लम, मतलब अगर ये फार्म में फ्लॉक में ना भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो ये बर्ड एज ए विक्टिम प्रॉब्लम नहीं करती है, मतलब या नुकसान नहीं करेगी कि ये मर गई तो हमें नुकसान हो गया, लेकिन ये प्रॉब्लम का कॉज बनती है। तो हमें बीमार बर्ड को आइडेंटिफाई करना होता है, उसे देखना होता है कि ये हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम लेके ना आए। तो जब भी फार्म में कोई बीमारी शुरू होती है, तब उसके कुछ लक्षण होते हैं जो बर्ड में दिखाई देते हैं। हमें उन्हें पहचान कर अलग करना होता है। उन बर्ड्स को जिनमें वो लक्षण दिख रहे हैं, वो पहचानने हैं हमें और उन्हें अलग करना है। वो कब होगा? जब आप फार्म में रेगुलर जाएंगे, बर्ड को ऑब्जर्व करेंगे। अब पुरानी जो बात अभी बताई है मैंने आपको, इतनी देर से मैं बिहेवियर, सेंसेस और छू के देखना और देखना और सुनना, सूंघना, ये सब चीजें बता रहा हूँ ना, वो यहाँ पर अब आपके काम आएगी चीज, कि जब आप अपनी बर्ड को देखेंगे, है ना,
उसके लक्षण को पहचानेंगे, तभी तो आपको समझ में आएगा कि यार ये प्रॉब्लमेटिक बर्ड है, ये बीमारी फैलाएगी। तो हमें उसे अलग करना होता है, उसे पहचान के। और जब हम ऐसी बर्ड को पहचान लेते हैं तो उसके बाद थोड़ा हम केयरफुल हो जाते हैं, थोड़ा सावधान हो जाते हैं। अब हम अपने फार्म के अंदर किए गए बदलाव, जो हाल फिलहाल में आपके फार्म के अंदर बदलाव हुए हैं, उन पर नजर करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, और लक्षण के आधार पर इलाज शुरू करते हैं। यह लक्षण कुछ भी हो सकते हैं। हाल फिलहाल में क्या चेंज हो सकते हैं? कहीं फीड तो नहीं बदला है, बारिश तो नहीं हुई है, गर्मी तो ज्यादा नहीं थी, ठंड तो ज्यादा नहीं थी, लेबर तो चेंज नहीं हुआ है, पानी के अंदर तो कोई बदलाव नहीं आया है, कोई नया कट्टा भी अगर खुला है तब भी हमें सावधान हो जाना चाहिए। होता क्या है कि आप कहेंगे नहीं सर, फीड तो वही चल रहा है, स्टार्टर ही चल रहा है, लेकिन नया कट्टा खुला होगा स्टार्टर का, या प्री स्टार्टर का, या फिनिशर का, जो भी कुछ होगा। तो वो नया कट्टा भी अक्सर कई बार वो आ जाता है, क्योंकि देखिए मैंने अपनी कई वीडियोस में बताया है कि फीड एक जैसा नहीं होता। हो सकता है जो फीड बना है ये उसके गोडाउन में रखा रहा हो, डीलर के आपके गोडाउन में रखा रहा हो, या फिर जहां पर बना है वहां पर नीचे की तरफ रखा रहा हो, इसके अंदर डैम्पनेस आ गई हो, इसके अंदर मॉइस्चर आ गया हो, फंगस बनी हो और टॉक्सिसिटी आ गई हो, है ना। तो हमें हर चीज पे ध्यान देना है, बिल्कुल जो सीआईडी वाला जो एसीपी प्रद्युमन है ना, उनकी तरह रहना है। हर एक छोटी बड़ी चीज को अपने नोटबुक में लिखना ही है, और सिर्फ ट्रेनिंग में नोटबुक नहीं रखनी है, अपने फार्म में भी हमेशा नोटबुक रख के हर चीज को नोट करना है। तो ये जो लक्षण होते हैं कुछ भी हो सकते हैं, जैसे पतली बीट का आना। एक तो चॉकलेटी बीट होती है, और एक प्रॉपर बीट जो होती है वो पतली आती है। उनका भी डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। आंखें सूज रही हैं, आंखों से पानी आ रहा है, खर खर की आवाज आ रही है, या ज्यादा पानी पी रहा है बर्ड, है ना, फीड खाना कम कर दिया है उसने, लंगड़ापन दिख रहा है। लंगड़ापन किस टाइप का है? मुंह खोल के सांस ले रहा है, कलगी सफेद तो नहीं हो रही है, ज्यादा लाल तो नहीं हो रही है, बीट करने की जगह गंदी है या साफ है, वेंट पिकिंग तो नहीं हो रही है, प्रोलैप्स तो नहीं हो रहा है। तो ऐसी चीजें देख के हमें तुरंत उपचार करने की जरूरत होती है, ताकि जो बढ़ती हुई समस्या है उसे रोका जा सके। समझे आप? तो जो हमारे सिग्नल्स हैं, जो निशान हैं, जो लक्षण हैं, उन्हें तभी पहचान सकते हैं जब हमने चीजों को आइडेंटिफाई किया हो पहले, जब हमें नॉर्मल का पता हो। लेकिन आप इस वाला जो ये जो फेज होता है प्रॉपर, इसे निकाल देते हैं कई बार, और नुकसान में जब पहुंच जाती है गाड़ी, तब कुछ वो लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, अब आपको क्या दिखेगा? आपको ये चीज दिखेगी। ये क्या है? लीटर है, जो केक्ड हो गया है, मतलब ठोस हो गया है किसी भी वजह से। अब इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका रीजन है ये, इसकी वजह से हुआ है कि बर्ड जो है वो एक जगह जमा है। यहाँ पर कितनी खाली स्पेस है? इधर बहुत ज्यादा खाली स्पेस है, और बाकी जगह भी। लेकिन बर्ड एक जगह पे दुबक के बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर हो सकता है ठंड है फार्म के अंदर, और ऊपर कोई बल्ब लाइट हीटर जल रहा है, जिसकी वजह से बर्ड इसके नीचे एक जगह जब आके जमा हो गए हैं। इसकी वजह से यहाँ पर ये केकिंग नजर आ रही है ना। तो एक्चुअल कॉज क्या था इसका? कि हमारे फार्म के अंदर हीट का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, जिसकी वजह से, या ये भी हो सकता है कि यहाँ पर लाइट ज्यादा है इस जगह पे, तो बर्ड उस जगह पे बैठना पसंद कर रही है। अब यहाँ पे होगा क्या कि जब ये यहाँ बैठी रहेगी तो बीट भी यहीं करेगी। जब बीट यहाँ करेगी और बैठी रहेगी तो उसे दबा के एक यहाँ पर गर्मी भी थोड़ी अपनी बर्ड ट्रांसफर करेगी। तो ऐसे में कॉक्सिडियोसिस के स्पोर्स के लिए पनपने का एक नुस्खा, एक उन्हें प्रॉपर रास्ता मिल जाएगा, और कॉक्सिडियोसिस की समस्या यहाँ से शुरू होगी। और इसी जगह अमोनिया भी बनेगी, जिससे बर्ड फिर खरखराहट करने लगेगा। मतलब काफी सारी प्रॉब्लम इसकी वजह से आपको देखने को मिल सकती हैं। तो ये चीज किस चीज को दर्शा रहा है? ये इस चीज को दर्शा रहा है कि हमारे फार्म के अंदर टेम्परेचर प्रॉपर नहीं था।
अब शुरुआत जो होती है वो इस चीज से होती है कि जो पानी है हमारे फार्म का जिसे बर्ड पी रहा है वो सही है या नहीं है। सबसे पहली बात ये होती है कि बर्ड के लिए वही चीज सही है जो आपके लिए सही है। तो आप अपने फार्म का पानी क्या खुद पी सकते हैं? ठीक है। इसके अलावा अच्छा पानी वो होता है जो जमीन से तो साफ निकले, और साथ साथ जब बर्ड तक पहुंचे तब भी वो साफ ही रहे। मतलब इस जगह जहां पर बर्ड पानी पी रहा है आपके ड्रिंकर के अंदर से, क्या आप उस जगह से पानी पी सकते हैं उस पानी को? तो अगर आप उस पानी को पी सकते हैं तो आपकी पोल्ट्री के लिए भी सही है। और अगर नहीं पी सकते तो आपको फिर जरूरत है कि आप वाटर सैनिटाइजेशन को यूज करें और प्रॉपर सैनिटाइजिंग प्रोसीजर्स अपने फार्म में लागू करें। अपने पाइपों को क्लीन करें, अपने पाइपलाइंस को क्लीन करें, अपने टैंक को क्लीन करें और वाटर सोर्स को भी क्लीन करें ताकि बर्ड के अंदर बीमारियां ना आए। इसके अंदर एक ये सैनिटाइजर हमारा आता है जिसका नाम है सैनिट्रॉम। और सैनिट्रॉम को हम 1 ml 4 लीटर पानी में मिलाकर इस्तेमाल करते हैं। काफी हद तक 60-70% तक ये पानी से होने वाली जो बीमारियां होती हैं रोक लेता है। और बाकी सैनिटाइजर भी इसी कैटेगरी में काम करते हैं। फार्म खाली होने के बाद पाइपलाइन को साफ करना होता है क्योंकि उसके अंदर बायोफिल्म्स बन जाती हैं। बहुत जल्दी बायोफिल्म्स के ऊपर एक वीडियो मैं बनाऊंगा और अपने चैनल पर अली वेटनरी विजडम पर शेयर भी करूंगा। बायोफिल्म्स क्या होती हैं इसके बारे में आपको बताया जाएगा जब ट्रेनिंग हमारी आगे बढ़ेगी। तो फार्म खाली होने के बाद उस बायोफिल्म को क्लीन करने के लिए, क्योंकि उस बायोफिल्म में कई सारे बैक्टीरिया भी अंदर बैठ जाते हैं, तो 15 से 20 ml तक 1 लीटर पानी में सैनिट्रोम को मिला मिला के पाइपलाइन के अंदर छोड़ दिया जाता है 24 से 48 घंटों के लिए। वाटर सैनिटाइजर के ऊपर एक वीडियो भी मैंने बनाई है कि सस्ता वाटर सैनिटाइजर कैसे बनाया जा सकता है। बिहार में ऑलरेडी यूज भी हो रहा है बिहार एग्रोवेट द्वारा, और बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स आते भी हैं, आ भी रहे हैं। हमने उसकी वीडियो वगैरह भी शेयर किए हैं। मैं दोबारा उसका वीडियो आपके साथ ग्रुप में शेयर कर लूंगा। इसके बाद फिर शुरुआत होती है कि प्रॉब्लम हमारी जो बर्ड है वो किस तरीके से हमें पता चलता है कि ये बीमार है। अक्सर बर्ड्स को इस तरह बीमार होना शुरू होता है कि जैसे बर्ड आंख बंद करेगी और एक कोने में दुबक के बैठ जाएगी इस टाइप से। सबसे पहले आंख बंद कर लेती है बर्ड। आपने देखा होगा, आपके यहाँ भी ऐसी स्थिति आती होगी। तो ऐसी स्थिति में ये वायरल हो सकता है और बैक्टीरियल बीमारी भी हो सकती है, और सिंपल इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है जो अपने आप जरा सा आप अगर इसे ट्रीट करें तो ये ठीक हो जाता है। तो ये अचानक से शुरू होती है। रात को आपने ठीक बंद किया, सुबह को आपने देखा तो कुछ बर्ड सुस्त अपने एक तरफ को खड़े हुए हैं। ऐसा अक्सर खराब मौसम के कारण होता है, जब इम्यूनिटी डाउन हो जाती है या वैक्सीनेशन के बाद होता है। खासकर गम्बोरों के बाद आपने ऐसे केसेस बहुत देखे होंगे, गम्बोरों की वैक्सीनेशन के बाद। पर ये सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर देने से अगर पक्षी ऐसी कंडीशन में पहुंच गया है, अगर इम्यून बूस्टर आप दे रहे हैं तो वो इस स्थिति में पहुंचने से बर्ड को रोकेगा। लेकिन अगर बर्ड इस स्थिति में पहुंच गया है तो अब बर्ड को आप इम्यून बूस्टर देके ठीक नहीं कर सकते हैं। इस बात को नोट कर लीजिए। ये बातें मैंने आज जो मैसेज किया था ना आपको, वो ऑडियो मैसेज, उसे शायद लोगों ने सुना ना हो या नज़रअंदाज कर दिया हो। लेकिन अगर आप उसे इग्नोर करेंगे ना तो आप बहुत पछताएंगे। मैं जो बातें आपको बता रहा हूँ ये इतनी काम की हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि आप डे टू डे, क्योंकि आप मुझे मैसेज करेंगे ना तो मैं आपको यही चीज़ें बताऊंगा। तो इस वजह से ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ ताकि आप नोट करके एक वो कर लें, ताकि अगर ऐसी स्थिति में फंसें तो प्रॉब्लम ना हो। तो जब आप बर्ड को पहली स्टेज में देखें इस टाइप की बीमारी में तो आप तुरंत वायरोकॉन, ये जो यहाँ पर है, इसे लगा दें। तो ये काफ़ी हद तक प्राइमरी इम्यून सिस्टम जिसकी वजह से ये कंडीशन आती है उसे बिगड़ने से रोक लेता है। सही है। काफी हद तक रोकता है। डिपेंड करेगा कि बीमारी कितनी घातक है, कितनी तेजी से बढ़ रही है, और किस स्टेज तक ये पहुंच चुकी है।
ठीक है। तो ये वायरल, मतलब जिस तरीके से वायरल आता है पोल्ट्री बीमारियों, पोल्ट्री के अंदर, उसमें, क्योंकि है क्या, आप एक बात समझिए, बीमारियों को पहचानना पोल्ट्री के अंदर बहुत मुश्किल है। कोई लर्नेड डॉक्टर भी होगा ना, जिसके पास 30 साल का भी एक्सपीरियंस होगा, वो भी आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता है कि ये है क्या। सिर्फ और सिर्फ लक्षण के आधार पर हम इलाज करते हैं, क्योंकि पोल्ट्री में वायरल बीमारियों का कोई खास पहचानने वाला चेहरा नहीं होता। ये हम नहीं कह सकते मतलब कि ये वायरल ही है। हो सकता है बैक्टीरियल भी इसके अंदर हो, कॉक्सी भी फैली हुई हो, है ना, या अंदर पेट के कीड़े हों, कुछ भी हो सकता है। तो जब भी मोर्टलिटी बढ़ने लगती है तो पोल्ट्री किसान सबसे पहले एंटीबायोटिक लगाता है, और वायरल में वैसे भी एंटीबायोटिक कोई काम नहीं करती है। ज्यादातर क्या होता है कि जो अक्सर एंटीबायोटिक होती हैं, जैसे कोलिस्टीन है, लीवोफ्लॉक्सासिन है, जो आप रेस्ट्रिक्टेल या मेरीफ्लॉक्स वगैरह में देखते हो, जेंटामाइसिन है, टाइलोसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, ये सारी एंटीबायोटिक किडनी को नुकसान पहुंचाती हैं। कई सारे वायरल, जैसे गम्बोरो, आईबी, आईबीएच, ये भी किडनी के लिए ही नुकसानदेह होते हैं, और किडनी को नुकसान पहुंचाने की वजह से ही मोर्टेलिटी करते हैं। वो खासकर आईबी का वायरस और गम्बोरो का बहुत डैमेज करते हैं। तो एक तो आपके यहाँ वायरल है जिसने किडनी को पहले डैमेज कर रखा है, दूसरा किडनी डैमेज करने वाली आपने एंटीबायोटिक लगा दी, तो अब तो मोर्टेलिटी उसमें फिर बढ़ेगी ही, बढ़ती है। तो रिसर्चेज में ये देखा गया है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, उसके दो पार्ट होते हैं। एक प्राइमरी इम्यून सिस्टम होता है, पहला इम्यून सिस्टम, और एक सेकेंडरी इम्यून सिस्टम होता है। जब वायरल बीमारियां होती हैं, तो ये जो प्राइमरी इम्यून सिस्टम होता है, इसकी वो काफी बढ़ जाती है, मतलब इसका काम करने का वो बढ़ जाता है काफी। और इतना बढ़ जाता है कि ये जो बीमारी करने वाले एजेंट हैं उन्हें नुकसान तो जो पहुंचाता ही अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचाने लगता है। समझे आप लोग? तो उसे रोकना, उसे रेगुलेट करना प्राइमरी इम्यून सिस्टम को, ये बहुत जरूरी होता है। और ये मतलब मार्केट में मिलने वाली कई सारी जो दवाएं हैं, वो इस चीज पर काम नहीं करती हैं। वो क्या करेंगी, बैक्टीरिया को कम करेंगी, करने की कोशिश करेंगी, लेकिन बैक्टीरिया अगर है ही नहीं तो कैसे काम होगा। तो इस चीज को ध्यान में रख के वायरोकॉन जो है वो बना है। तो जब भी आपकी बर्ड सुस्त दिखाई दे आपको, तो आपके 70-80% केसेस में वायरोकॉन फिर काम करता है। तो इसकी लगाने का क्या वो होता है, जैसे बर्ड फ्लू है, बर्ड फ्लू में सर में सूजन देखने को मिलेगी आपको, टांगों में नीलापन आ जाता है, निमोनिया होता है, या रानीखेत की जो बीमारी है उसमें आंखें बंद होने लगती हैं। ऐसे बर्ड अपनी गर्दन घुमाता है, मांसपेशी में उसके प्रोवेंट्रिकुलस में हेमरेज होते हैं। ऐसे ही आईबीडी में सुस्त होके खड़ा हो जाता है बर्ड, किडनी सूजती है, हेमरेज दिखते हैं उसके मांसपेशी में। आईबीएच, आईबी, तो ये जितनी भी बीमारियां हैं इसमें आ, ये वायरल बीमारियां कहलाती हैं। 1 ग्राम 5 किलो बॉडी वेट पर, या 2 ग्राम 1 लीटर पानी में हम वायरोकॉन को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। देने का तरीका ये है इसमें कि आपके यहाँ मान लीजिए 20 ड्रिंकर हैं, तो आप 10 ड्रिंकर मतलब 10 लीटर पानी में जो डोज है वायरोकॉन की उसे घोल लीजिए। डोज का ऐसे पता लगाएंगे, आपके यहाँ मान लीजिए 100 मुर्गियां हैं, 1 किलो की सारी मुर्गी हैं, ठीक है, तो 100 किलो वेट हो गया उनका। अब 1 ग्राम 5 केजी पे देना है, तो हमने 100 को 5 से डिवाइड किया, भाग दिया, तो 20 ग्राम या 20 आ गया, तो 20 ग्राम हमें वायरोकॉन लगाना है 100 मुर्गियों के ऊपर। तो आपके यहाँ 5 ड्रिंकर हैं मान लीजिए, तो 5 की जगह 2.5 लीटर में आपने 2.5 लीटर पानी में वो 20 ग्राम दवाई को घोला, और आधा आधा लीटर सभी ड्रिंकर्स के रिंग्स में डाल दिया। इस तरीके से आप जब इसे यूज करेंगे तो आपके यहाँ बहुत जल्दी आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अब कई सारी वायरल बीमारियां होती हैं जिनमें एक जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जैसे ये बर्ड आपको दिख रहा है, ये किस तरीके से सांस ले रहा है।
अब ये 3 या 4 तरीके की बीमारियां हो सकती हैं। ये जो ऐसा बिहेव कर रहा है, एकदम ये छटपटा के उल्टा होके गिर गया और फिर मर भी गया, तो ये इसने ऐसा क्यों किया? मैंने कहा ना, ऑब्जर्व करनी है चीजें, समझना है कि ऐसा क्यों हुआ। देखो, ये सांस नहीं ले पा रहा है, ठीक है, हवा, क्योंकि ना इसकी सांस लेने की जो नली है वो चोक हो चुकी है। ब्रेन से लगातार सिग्नल जा रहा है लंग्स को कि भाई ऑक्सीजन की कमी है, जल्दी से ऑक्सीजन वाली हवा को भेजिए। तो बॉडी ने क्या किया कि नाक से तो ले नहीं पा रहा है सांस, तो उसने मुंह खोल के लेने की कोशिश की कि हो सकता है इससे ज्यादा, लेकिन जब सांस लेने की नली ही चोक है तो अंदर जाएगी ही नहीं हवा। तो ये सिम्टम देखने को मिलेंगे जब ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तो इस टाइप से छटपटा के फिर बर्ड मतलब मुंह खोल के सांस लेता है। तो ये किस किस में देखने को मिलता है? एक तो रानीखेत में ऐसा देखने को हमें मिलेगा, रानीखेत हो सकती है, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस हो सकती है, या एलपीआई हो सकती है, लो पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा, या बर्ड फ्लू का वायरस हो सकता है। तो ये जो 3 4, इसके अलावा माइकोप्लाज्मा और इकोलाई में भी ऐसा देखने को मिलता है अगर उन्होंने लंग्स को इन्फेक्ट कर दिया है तो, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा जो ये कंडीशन है ये आईबी में देखने को मिलती है, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस। इसमें ये मैंने यहाँ पर दवाइयाँ लगाई हुई हैं, वायरोकॉन, रेस्पोज, नेक्साम्यून, हिपासोल और वीटाडिन। ये मल्टीविटामिन है, बहुत स्ट्रॉन्ग मल्टीविटामिन है, ये एक लिवर टॉनिक है, ये इम्यून बूस्टर है, ये रेस्पिरेटरी क्लीनिंग एक दवाई है, एक मेडिसिन है, और ये वायरोकॉन है हमारा। तो जितने भी आपके वायरल बीमारियां हैं, आईबीएच है, गंबोरो है, सब में वायरोकॉन तो इस्तेमाल होता ही है। इसके साथ साथ सपोर्टिव डोज में हम, अगर ऐसी कंडीशन है, सांस लेने में आवाज आ रही है, खरखराहट है, साउंड की प्रॉब्लम है, तो हम रेस्पोज इस्तेमाल करते हैं। रानीखेत अगर आपको पता चल गया है तो उसमें रानीखेत में रेस्पोज इस्तेमाल करेंगे अगर साउंड भी दिख रही है आपको तो, ठीक है। अदरवाइज इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस में रेस्पोज, वायरोको दोनों इस्तेमाल करते हैं। नेक्साम्यून इस्तेमाल कर भी सकते हैं अगर आपको लगे, बाकी हिपासोल बीटाडिन की जरूरत इसमें नहीं होती है। रानीखेत है तो आप वायरोकॉन इस्तेमाल करें, रेस्पोज इस्तेमाल करें अगर साउंड की प्रॉब्लम है, और नेक्साम्यून इस्तेमाल करें, वीटाडिन इस्तेमाल करें, क्योंकि वीटाडिन के अंदर बहुत अच्छी क्वांटिटी में विटामिन ए है। वो रानीखेत के वायरस या रानीखेत क्योंकि इपिथेलियल डैमेज करता है, तो विटाडिन सपोर्टिव थेरेपी में बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा अगर आईबीएच है तो वायरोकॉन, उसके साथ हीपासोल और वाइटाडिन। रेस्पोज, नेक्साम्यून की इसमें जरूरत नहीं है, नेक्साम्यून दे भी सकते हैं, लेकिन आईबीएच के साथ हीपासोल, आईबीएच की बीमारी में वायरोकॉन के साथ हीपासोल और वाइटाडिन बहुत अच्छा काम करते हैं। गंबोरो अगर है तो आप वायरोकॉन और नेक्साम्यून से बहुत हद तक अपने यहाँ की गंबोरो कंट्रोल कर सकते हैं। ये दो दवाइयाँ ऐसी हैं। इसके अलावा एलपीआई अगर है, लो पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा, उसमें भी ऐसी ही कंडीशन देखने को मिलती है, उसमें वायरोकॉन, रेस्पोज, नेक्साम्यून बहुत अच्छा काम करता है। इसके बाद जब बर्ड सुस्त होता है तो उसे आंखों से पानी आता है, आंखें सूजने लगती हैं। मोर्टेलिटी तो नहीं होती है, अक्सर क्या हो रहा है, क्या होता है कि अगर आंखों से पानी आ रहा है, आंखें सूज रही हैं, लेकिन मोर्टेलिटी नहीं है, तो वायरोगोन वायरोकॉन 1 ग्राम 5 kg बॉडी वेट पर लगाना है। 5 kg जो वजन के हिसाब से लगाना है, 2 से 3 घंटे के पानी में, जैसा अभी तरीका बताया, रिंग्स में लगाना होता है। अगर इन लक्षणों के साथ आंखों से पानी आ रहा है, आंखें सूज रही हैं, उसके साथ बर्ड झटकता भी है अपनी नाक को, जैसे ये दिख रहा है ना, ये झटक रहा है अपनी नाक को, तो इसमें खरखर की आवाज भी है, तो साथ साथ रेस्पोज भी लगाना है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे वायरोकॉन रिंग्स में लगाया, और रिंग्स के साइड में डाल देते हैं बर्ड को 2 घंटे प्यासा करके। बार बार का ये देखा हुआ है कि जब भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं और ये दवाइयाँ लगती हैं, ये उसे कंट्रोल 90% तक कर लेती हैं। अगर इससे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो कोई दवाई कंट्रोल नहीं कर पाएगी। मैं बिल्कुल अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। आप बहुत हद तक अपने नुकसान को बचा सकते हैं। तो ऊपर वाले लक्षणों के साथ साथ अगर मोर्टेलिटी भी हो रही है, ठीक है, तो वायरोकॉन रेस्पोज तो दें। यहाँ पर फिर समझ लीजिए,
आंख से पानी आ रहा है, आंखें सूज रही हैं, बर्ड सुस्त होकर खड़ा है, वायरोकॉन देना है। अगर उसके साथ साथ साउंड की प्रॉब्लम भी है तो रेस्पोज देना है। अगर मोर्टिलिटी भी है तो नेक्सामीन भी देना है। और आवश्यकता अनुसार किसी डॉक्टर से पूछ के या मेरे से पूछ के आप उसमें कोई एंटीबायोटिक, एनरोसिन, रेस्ट्रिक्टेल वगैरह भी चला सकते हैं, जब हम ये श्योर हो जाएं कि वायरल नहीं है। तो इस टाइप से झटकता है अपनी आंख को, नाक को, सॉरी। ये देखेंगे अभी आप, है ना। अब यहाँ पर ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कैसे आती हैं इसे भी समझ लें। ये हमारी रेस्पिरेटरी इपिथीलियम है, और इसके ऊपर ये सीलिया लगे हुए हैं। ये जो ये लहरा रहे हैं ना, ये कुछ धागे से, ये दरअसल सीलियां हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के ऊपर। जो सांस लेने की नली है वो बाहर से इस टाइप की दिखती है। तो ये जो सीलियां हैं, और इनके आसपास जो है बीच बीच में ये गॉबलेट सेल्स हैं, ये म्यूकस बनाती रहती हैं, ये कुछ बलगम बनाती हैं, हल्का बलगम बनाती हैं। ये इसे रेस्पिरेटरी सिस्टम को मॉइस्ट रखता है, और यहाँ पर कुछ चिपकने नहीं देता, बैक्टीरिया को आने नहीं देता है। और कुछ एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड भी ये सेल्स बनाती हैं कि अगर कोई बैक्टीरिया भूला भटका आ भी जाए तो उसे यहाँ पर मार दिया जाए। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ने अपने आप, कुदरत ने इसे बचाव का एक बहुत अच्छा साधन, एक बहुत अच्छा तरीका, एक बहुत अच्छा वो दिया हुआ है। कैसे? एक तो म्यूकस की लेयर, बलगम की हल्की फुल्की लेयर ऊपर होती है, बहुत बारीक सी। उसके अलावा सीलिया होते हैं, जैसे यहाँ पर दिख रहा है, ऐसे लहराते रहते हैं ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर। और कुछ एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स भी होते हैं। सही है। अगर किसी वजह से ये म्यूकस लेयर डैमेज हो जाती है और ये सीलिया टूट जाते हैं, टूटने लगते हैं, तो बैक्टीरिया जो यहाँ पर जा रहे हैं हवा के जरिए से, उन्हें यहाँ पर चिपकने का मौका मिल जाता है। और बैक्टीरिया तब तक नुकसान नहीं पहुंचाता, तब तक काम नहीं करता जब तक वो कोलोनाइज ना हो जाए। कोलोनाइज होने का मतलब है जब तक वो इन सेल्स से आगे नहीं चिपकेगा तब तक बीमारी नहीं करेगा। कोराइजा में यही होता है। मान लीजिए अमोनिया है फार्म के अंदर, अमोनिया जब यहाँ आती है और इससे म्यूकस, जो बलगम की एक हल्की सी लेयर होती है, पानी जैसा बलगम होता है, बिल्कुल गाढ़ा नहीं होता ये, तो यहाँ पर आके NH4OH बना लेती है। और ये NH4OH NH4+ आयंस में टूटता है और सीलिया को से जाके इंटरेक्ट करता है, इससे सीलिया टूट जाते हैं। जब सीलिया टूट जाते हैं तो ये बलगम की लेयर भी कुछ मतलब डिसइंटीग्रेट हो जाती है, ये भी टूटने लगती है। तो बैक्टीरिया को मौका मिल जाता है अमोनिया की वजह से कि वो यहाँ पर आकर चिपके और इन्फेक्शन करे। और कुराइजा का बैक्टीरिया ऐसा नालायक होता है कि वो अंदर नहीं जाएगा, वो यहाँ इन्हें तोड़ेगा और यहीं पे काम करेगा। और जब बैक्टीरिया आके इसे इरिटेट करेगा इस सेल्स को, तो ये अपने बलगम को गाढ़ा करना शुरू कर देगी उसे ट्रैप करने के लिए। और ये जब गाढ़ा होना शुरू होगा, ठीक है, तो वो उस बैक्टीरिया उस बलगम के अंदर आ जाएगा और तेजी से उस बलगम को ही अपना खाना बना लेगा। मतलब उस बलगम के ऊपर ही पनपेगा। मतलब बॉडी तो सोच रही है इसे बलगम के अंदर ट्रैप कर दूं, लेकिन वो बलगम को ही अपना खाना बना ले, और तो और ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। तो जब वो बलगम के अंदर बढ़ता है तो एंटीबायोटिक आपने मान लो दी, एनरोसिन दे दी, रेस्ट्रिक्टेल दे दिया, नियोडॉक्स दे दी, कोई भी आप दुनिया के एंटीबायोटिक दे दें, वो क्योंकि बैक्टीरिया बलगम के अंदर है और एंटीबायोटिक यहाँ से आएगी, तो वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाती है। यही वजह है कि एंटीबायोटिक देने के बाद खरखराहट सही नहीं होती। और खरखराहट होती क्यों है? वो इस वजह से कि ये तो यहाँ पर हमें वो सीलिया दिख रहे हैं और सीलिया चले जा रहे हैं, और हमारे जो बर्ड है उसके अंदर बैक्टीरिया जाके उसकी रेस्पिरेटरी एपिथीलियम में, मतलब अमोनिया की वजह से, डस्ट की वजह से, किसी वायरस की वजह से सीलिया टूट गए हैं और इन्फेक्शन वहां पर जमा हो गया है। तो अब क्या होगा कि ये जो सेल्स हैं ये बलगम को निकालना शुरू करेंगी, यहाँ पर बलगम जमा होने लगा। सीलिया तो है ही यहाँ पर, लेकिन ये बलगम ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर जमा होगा। और ये जब बलगम जमा होगा तो इसके ऊपर से जब सांस लेने वाली हवा बहेगी तो ये खरखराहट की आवाज इसमें आने लगती है, प्रोड्यूस होने लगती है।
खैर इसका एक वीडियो भी है मेरा रेस्पिरेटरी साउंड प्रॉब्लम का, वो आप देख लेना, वो डिटेल में मैंने बताया है। उसमें क्या होता है कि ये धीरे धीरे बहुत ज़्यादा तेज़ी से कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगती है। तो जब जगह कम बची हवा जाने की, तो जब यहाँ से हवा जाएगी या कोशिश करेगा ये, तो इसकी वजह से खरखराहट की प्रॉब्लम आती है। तो ये रेस्पोज कैसे काम करता है, जैसे रेस्पोज के बारे में मैंने बताया, वो तो इन मसल सेल्स को रिलीव करेगा, ये जगह बढ़ाएगा हवा जाने की। और ये जो बलगम गाढ़ा हो गया है ना, इसे काटता है। तो एंटीबायोटिक के जाने की जगह भी ये बनाता है रेस्पोज। इसके बाद बीट को देखकर हमें कुछ चीज़ें समझ में आती हैं। जैसे ये है, ये एक नॉर्मल बीट है, बहुत अच्छी, इसमें वाइट पार्ट अलग है और ग्रीन पार्ट आपको अलग दिख रहा है। ये भी नॉर्मल बीट है, ये भी नॉर्मल बीट है, तो अलग अलग तरीके से ये दिखती हैं। अब ये खराब कब होती है, जब वाइट और ग्रीन पार्ट दोनों एक दूसरे में मिले जुले आने लगते हैं, और थोड़ा सा आपको यहाँ पर दाना भी दिखेगा, अधपचा, अधपचा फीड जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया है। तब हम ये कहेंगे कि जो तंत्र है या डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बिगड़ने लगा है। यहाँ पे ज़रूरी है कि हम कोई ऐसे इंटरवीन करें। या बिल्कुल ही एकदम वाइट वाइट आपको मुर्गी के नीचे दिखे, उसका गीला हो, बिल्कुल पानी हो और उसमें वाइटिश एक वो दिखे, और ग्रीनी ग्रीन कुछ ना दिखे, तो ये किडनी प्रॉब्लम अक्सर होती है ऐसे में। तो इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम्स में प्रोबायोटिक का ब्लेंड है रेमीप्रो नाम से, ये बहुत अच्छा काम करता है। इसे इस्तेमाल करने का कैसा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इस टाइप की अगर आपको बीड दिख रही है, तो ये हम मान सकते हैं कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम की बीमारी हो चुकी है, डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्फेक्शन हुआ है। और अक्सर वायरल में, जैसे बर्ड फ्लू या रानीखेत में, इस टाइप की बीट हमें देखने को मिलती है। और ऐसा साल्मोनेला में भी मिलता है, साल्मोनेला की जब बीमारी होती है तब भी ऐसी बीट हमें देखने को मिलती है, ग्रीनिश होती है और आसपास इसके बिल्कुल पानी जैसा होता है। ये चॉकलेटी बीट है, ये भी अक्सर देखने को मिलती है। ये मतलब 5% से ज्यादा फार्म में नहीं दिखनी चाहिए आपको। एक दो बर्ड अगर कर रही हैं कभी कभी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बढ़े तो थोड़ा सा हमें वो हो जाती है, मतलब सावधान हो जाना चाहिए। ये कॉक्सी और नेक्रोटिक एंट्राइटिस में ऐसा होता है, बिल्कुल लाल रंग की बीट, हमें ऐसा लगता है जैसे खून आ रहा है। तो ये अलग अलग इसकी कैटेगरी होती है, तो बिल्कुल लाल होगी बीट, एकदम खून जैसा होगा, या हल्का फुल्का लाल वो लगेगा, तो इससे अंदाजा लगाते हैं कैसा प्रॉब्लम है। तो इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम में ये दो जो दवाइयाँ हैं, एक रेमीप्रो, एक सेप्टिमा, ये काफ़ी अच्छा काम करती हैं। अब बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ लें इसे, जब भी बीट की प्रॉब्लम हो, अगर बीट खराब है लेकिन लूज नहीं है और ना ही मोर्टिलिटी हो रही है, तो रेमीप्रो इस्तेमाल करें, 2 ग्राम 1 लीटर पानी में 3 से 4 दिन के लिए। इससे ज़्यादा सिंपल नहीं बताया जा सकता। बीट खराब है लेकिन लूज नहीं है और मोर्टिलिटी भी नहीं है, तो रेमीप्रो सिर्फ 3 से 4 दिन के लिए। अगर बीट खराब है और लूज भी है, पतली भी है, दस्त जैसी आ रही है, लेकिन मोर्टिलिटी नहीं है, तो एक डोज सेप्टिमा की दें, 1 ग्राम 5 kg बॉडी वेट पे। उसी तरीके से बर्ड्स बर्ड्स को प्यासा करके रिंग्स में लगाना है, और उसके बाद रेमीप्रो चलाएं 3 या 4 दिन के लिए। अगर मोर्टिलिटी भी है, आंतें सूजी हुई हैं, आंतों में लाली दिख रही है, लीवर काला सा हो रहा है, मतलब ज्यादा डार्क हो रहा है, तो ऐसे में सेप्टिमा यूज करना है, क्योंकि खून के अंदर वो फैल गया है जहर एक तरीके से, है ना। और सेप्टिमा के बाद फिर रेमीप्रो लगाना है, और ऐसा 3 दिन तक लगातार करना है। और रेमीप्रो उसके बाद भी 3 दिन के बाद भी चला सकते हैं, तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व इससे हो जाएंगी। ये अपनी लास्ट स्लाइड है, और इसमें एग प्रोडक्शन के बारे में बताया है कि किस तरीके से लाइट एग प्रोडक्शन को वो करती है। इसके ऊपर पूरी वीडियो मैंने अपने चैनल के ऊपर बनाई है, और हाल फिलहाल में आपके साथ शेयर भी की थी। इसका लबोलुबाब 2 मिनट में, 3 मिनट में मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है कि मुर्गी अंडा कब देती है, जब देती है जब उसे ये एहसास होने लगता है कि दिन बड़ा हो रहा है। अब वो चाहे आर्टिफिशियल लाइट देने से आप उसे ऐसा एहसास दिलाएं, या नेचुरल लाइट से उसे ऐसा एहसास हो कि दिन बड़ा हो रहा है, तभी मुर्गी अंडे देती है। होता क्या है कि जो हाइपोथैलेमस होता है ऊपर,
ये इसके ब्रेन का पार्ट होता है। हाइपोथैलेमस के अंदर कुछ फोटो रिसेप्टर्स होते हैं जो लाइट को परसीव करते हैं। पूरी वीडियो पूरी डिटेल में मेरे चैनल पर है, यहाँ पर बस थोड़ा सा बता रहा हूँ। तो उन हाइपोथैलेमस के अंदर कुछ फोटो रिसेप्टर्स होते हैं जो लाइट को परसीव करते हैं। जब लाइट 12 घंटे से ज्यादा होती है और लगातार बढ़ती रहती है, जैसे आज मुर्गी को पता चला 12 घंटे की लाइट है, कल सवा सवा 12 घंटे लाइट हुई, फिर 12.5 घंटे, फिर 13 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे तक जब लाइट हो जाती है, तो ये अंदर हाइपोथैलेमस के अंदर एक हार्मोन होता है जिसे जीएनआरएच कहते हैं, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। वो बनने लगता है। वो जब बनता है तो वो एक और ग्रंथि होती है जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, वो जीएनआरएच निकल के पिट्यूटरी पे काम करता है। पिट्यूटरी अपने अंदर से दो और हॉर्मोन्स को निकालती है जिसे एफएसएच कहते हैं और एलएच कहते हैं। ये एफएसएच एलएच ब्लड के अंदर आते हैं, ओवरी के ऊपर काम करते हैं जहाँ अंडा बनना है। अंडा किस टाइप से बनता है? ओवरी ऐसी होती है। ओवरी के अंदर जर्दी बनती है और इस जर्दी के अंदर जो मटेरियल है लीवर के अंदर से आता है। तो ये जो एस्ट्राडेयोल है, ये लीवर के ऊपर जाकर एफएसएच आके ओवरी पे काम करेगा, ओवरी एस्ट्राडेयोल को निकालेगी, एस्ट्राडेयोल लीवर के पास जाएगा और कहेगा कि जी भैया, हमें यॉक के लिए मटेरियल की ज़रूरत है। तो लीवर फैट प्रोटीन प्रोटीन जो भी चीज़ें होंगी वो बनाएगा और लीवर की तरफ ट्रांसफ़र करेगा, और फॉलिकल में आके वो यॉक का मटेरियल जमा होने लगेगा, यॉक बड़ा होगा, ओवरी के अंदर गिरेगा, ओविडक्ट के अंदर, उसके ऊपर एल्ब्यूमिन को चढ़ाया जाएगा, उसके ऊपर एक कवच बनेगा, मुर्गी अंडा दे देगी। इस हार्मोनल प्रोफाइल को कुछ मतलब ये होगा तो आपका लाइट से सही, मतलब लाइट आपको प्रॉपर से देनी होगी। ऐसा भी नहीं है कि 24 घंटे की आप लाइट कर दो उसे। उसे महसूस जब ये होगा शुरू कि यार ये लाइट बढ़ रही है, तभी ये ग्रंथि काम करना शुरू करेगी। समझे आप लोग? तो इसमें इस हार्मोनल प्रोफाइल को मजबूत करने के लिए एगअप हमारा बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप एगअप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी मुर्गी अंडे नहीं दे रही है, उसका लाइट मैनेजमेंट कैसे सही करना है, उसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। ठीक है, अपना फीड बनाना है आपको, उसके लिए संपर्क कर सकते हो। फार्म में कोई बीमारी आ गई है, कंट्रोल नहीं हो पा रही है, उसके लिए संपर्क कर सकते हो। है ना? किसी भी पोल्ट्री से रिलेटेड दुख दुविधा में हो और मैं उसमें मतलब कोशिश कर सकता हूँ कि आपकी हेल्प करूँ। 100% तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन ऊपर वाले की दया से, अल्लाह के शुक्र से थोड़ा बहुत जानता हूँ चीज़ों को, उन्हीं के आधार पर और उसी एक्सपीरियंस के आधार पर आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन मेरे अपने कुछ क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट्स होते हैं, और मैंने आज सुबह शेयर भी किया था अपना कंसल्टेशन वगैरह का वो सब चीज़ें। लेकिन ज़रूरी यह है कि सबसे ज़्यादा सिंसियरिटी आपकी तरफ से आए। आप ऐसा ना समझें कि बस डॉक्टर साहब को फ़ोटो भेज दो और ये लिख दो ट्रीटमेंट, तो वो बता देंगे, ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। और ना ही किसी मैसेज में ऐसा कुछ अगर आप डालें तो कोई आपका रिप्लाई नहीं आएगा। अभी 15 दिन आप सब ट्रेनिंग लेने वाले राजा की तरह हैं, आपका हर चीज़ हर बात आपको बताई जाएगी, क्योंकि आपने फीस पे की है, आप इस ग्रुप का पार्ट बने हैं, आपने हम पे भरोसा जताया है। लेकिन 15 दिन के बाद फिर ग्रुप एकदम से डोरमेंट हो जाता है और इतने डिस्कशन या वो सब नहीं होता। और ये बिल्कुल भूल जाइए कि कोई हर ट्रीटमेंट हर प्रॉब्लम में आपको ट्रीटमेंट पता चल जाएगा। इस चीज़ के लिए आपको खुद ही जद्दोजहद करनी पड़ेगी, खुद ही सीखना पड़ेगा। तो मैं सबके लिए यही चाहूँगा कि सब सीखिए, भरपूर सीखिए, नोट्स बनाइए। है ना? जो आपको चीज़ें बता दी हैं और आज जो चीज़ें बताई हैं, अगर ये फॉलो कर ली हैं आपने, आप 70-80% अपने फार्म को सक्सेसफुल बना लेंगे। तो यहाँ पर ये प्रेजेंटेशन और ये सब ख़त्म होती है। अब रिकॉर्डिंग को मैं ख़त्म करूँगा और आपके सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अभी मैं, क्योंकि अगर सबको अनम्यूट कर दूंगा तो बहुत शोर शराबा हो जाएगा, तो सबसे पहले तो मैं रिकॉर्डिंग को अ, ख़त्म करता हूँ और आपके सवाल फिर हम सुनना शुरू करेंगे। या ऐसा करते हैं, सवालों को भी रिकॉर्डिंग में ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए,
और देखते हैं क्या होता है। आप अपने सवाल टाइप करना शुरू करें या अपना हैंड रेज करें, मैं एक एक करके अनम्यूट करूंगा आपको और फिर सवाल पूछूंगा, नहीं तो बहुत शोर शराबा हो जाएगा। मोहम्मद मंसूर हुसैन, अनम्यूट करें अपने आप को और अपना सवाल पूछें। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। जी सर, सवाल ये मेरा है कि सुबह जब फ्री रेंज है मेरा फार्म, तो जब फ्री रेंज में सुबह मैं खोलता हूँ हम्म। मुर्गे को बाहर के लिए, तो फीड कंजप्शन से पहले वो क्रॉसिंग स्टार्ट हो जाता है, मीटिंग स्टार्ट हो जाता है। तो उस दौरान क्या होता है, मुर्गियां तो खा लेती हैं, फीड कंजप कर लेती हैं अपना खाना, लेकिन मुर्गे क्या करते हैं, वो इधर उधर घूमते रहते हैं और फीड खाते नहीं है। तो सर हम्म। उनके लिए क्या फीड मैनेजमेंट किया जा सकता है सर? अच्छा, मुर्गे इधर उधर घूमते रहते हैं। देखिए, आप ना उन्हें प्रॉपर प्रोटीन नहीं दे रहे हैं, और आपको उन्हें शाम के टाइम में जब आप उन्हें बंद करने वाले हैं तब उन्हें प्रॉपर आपको वो देनी पड़ेगी, देनी चाहिए। क्या कहते हैं, फीडिंग। तभी क्योंकि होता क्या है ना कि जब प्रोटीन की कमी होती है तभी एक ऐसा बिहेवियर देखने को मिलता है जिसमें कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें आती हैं समझ में। एक तो प्रोटीन सही कीजिए डाइट का, और शाम को जब आप उन्हें बंद करें उस टाइम जरूर उन्हें फीडिंग कराएं, चाहे भले ही फ्री रेंज करा रहे हो आप। सर अब मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है और रिकॉर्डिंग को मैं बंद कर रहा हूँ।